हाय डियर व्यूअर्स, मैं आपकी दोस्त आपकी होस्ट शिवानी अग्रवाल आप सभी के फेवरेट चैनल गेटवे क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में हम टेक्निकल कम्युनिकेशन का यूनिट 1 का वन शॉट लाने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है और बहुत ही इजी यूनिट है। आइए पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज के सिलेबस पर, यूनिट के सिलेबस पर। रोल एंड पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा 2025 के लिए। टाइप्स एंड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, ये आपका अगर फीचर्स आता है तो भी यही लिखना है। ये भी क्वेश्चन 2025 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोड और कंटेंट, इस तरह के क्वेश्चन, स्टिमुलस, रेस्पॉन्स, ये क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वॉवेल साउंड्स, कंसोनेंट साउंड्स, टोन, राइजिंग एंड फॉलिंग टोन, ये सारे ही क्वेश्चन आप तैयार करिएगा, 2 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या नोट में आएंगे। तो देखिए, अगर हम बात करें व्हाट इज़ कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन को अगर हम एक लाइन में डिफाइन करें तो कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज़ द ब्रिज बिटवीन कन्फ्यूज़न एंड क्लैरिटी। कम्युनिकेशन एक ब्रिज है किसके बीच में? बिटवीन कन्फ्यूज़न एंड क्लैरिटी, यानी कन्फ्यूज़न से क्लैरिटी की तरफ ले जाने का अगर काम करता है कोई, तो क्या कौन करता है? वो कम्युनिकेशन ही करता है। आपने देखा होगा कि अगर आपके 2 फ्रेंड्स हैं, उनमें कन्फ्यूज़न आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसे क्लैरिटी की तरफ ले जाने के लिए अगर आप दोनों एक दूसरे से बात कर लेते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, डाउट क्लियर हो जाते हैं। कम्युनिकेशन इज एसेंशियली ए ब्रिज ऑफ मीनिंग बिटवीन पीपुल, लोगों के बीच एक ब्रिज का काम करता है। एंड बाई यूजिंग दिस ब्रिज ए पर्सन कैन सेफली अक्रॉस द रिवर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बड़ी ही अच्छी डेफिनेशन है। कम्युनिकेशन क्या है? एक मीनिंग का ब्रिज है लोगों के बीच में, और इस ब्रिज का यूज़ करके आप अंडरस्टैंडिंग के रिवर को सेफली अक्रॉस कर सकते हैं, पार कर सकते हैं। कम्युनिकेशन के अगर लिटरल मीनिंग की बात करें तो कम्युनिकेशन वर्ड जो है वो 2 लैटिन वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से डिराइव किया गया है, कम्युनिस और कम्युनिकेयर। कम्युनिस का मतलब होता है कॉमन और कम्युनिकेयर का मतलब होता है शेयरिंग। इस तरह से कॉमन शेयरिंग जब हो जाती है किसकी? थॉट्स की, न्यूज़ की, आइडियाज़ की, परसेप्शन, इमोशंस, फीलिंग्स की, तो दैट इज़ आल्सो किसके बीच में? फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर ग्रुप, एंड फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी। तो दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। फिर से देख लीजिए, कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिस्ट का मतलब है कॉमन और कम्युनिकेयर का मतलब है शेयरिंग। तो जब लोगों के बीच में कॉमन शेयरिंग होती है, न्यूज़, आइडियाज़, थॉट्स, परसेप्शन, इमोशन, फीलिंग्स की, तो ये किसके बीच में? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में। इस तरह से डायग्राम भी बना सकते हैं, या फिर एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप के बीच में, है ना, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप के बीच में, एक पार्टी से दूसरी पार्टी के बीच में। अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि जब हम इंटरैक्ट करते हैं, कन्वर्स करते हैं, एक्सचेंज या शेयर करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, किसका? अपनी फीलिंग, इमोशन, आइडियोलॉजी, डिसीजंस का पर्सनल लेवल पर, कैजुअल लेवल पर या इनफॉर्मल ग्राउंड्स को पर, तो ये जनरल कम्युनिकेशन होता है। यानी 2 तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, जनरल और टेक्निकल। तो अभी हम जनरल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, जब हम अपनी फीलिंग, इमोशन, आइडियोलॉजी, डिसीजंस को इंटरैक्ट करते हैं, कन्वर्स करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, पर्सनल, कैजुअल, या ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, पर्सनल ग्राउंड्स पर, कैजुअल ग्राउंड्स पर, इनफॉर्मल ग्राउंड्स पर, तो ये जनरल कम्युनिकेशन में आता है। कम्युनिकेशन एक कॉमन फिनोमेना है, एक साधारण घटना है ह्यूमन सोसाइटी में। यहाँ तक कि एंशियंट एज से, जो पुरातन एज है, उससे कम्युनिकेशन होता आ रहा है ह्यूमन बीइंग्स के बीच में। कम्युनिकेशन बेसिकली एक एसेंशियल टर्म एंड कंडीशन है सोशल होने की। इफ़ यू आर सोशल, तो ये एक बहुत ही कॉमन फिनोमेना है, एक बहुत ही मैंडेटरी टर्म एंड कंडीशन है सोशलाइज होने की। अगर हम कुछ डेफिनेशन की बात करें तो अमेरिकन साइंस मैनेजमेंट एसोसिएशन ने कम्युनिकेशन को डिफाइन किया है एक ऐसे बिहेवियर के रूप में जिसका रिजल्ट होता है एक्सचेंज ऑफ मीनिंग का आदान प्रदान करने के रूप में इसका रिजल्ट निकलता है। कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस बाय 2 और मोर पर्सन्स। कम्युनिकेशन फैक्ट, आइडिया, ओपिनियन, इमोशन का एक्सचेंज है, आदान प्रदान है 2 या अधिक व्यक्तियों के बीच में। नेट टर्नर की डेफिनेशन मेरे को बहुत फेवरेट है, मेरी फेवरेट है। गुड कम्युनिकेशन इज़ द ब्रिज बिटवीन कन्फ्यूज़न एंड क्लैरिटी। एक अच्छा कम्युनिकेशन
एक सेतु का काम करता है, पुल का काम करता है कन्फ्यूज़न और क्लैरिटी के बीच में, कन्फ्यूज़न से क्लैरिटी की तरफ ले जाने के लिए। रॉबर्ट एंडरसन ने कहा है कम्युनिकेशन इंटरचेंज है किसका, थॉट्स का, ओपिनियंस का, इंफॉर्मेशन का। कैसे, स्पीच द्वारा यानी वर्बल के द्वारा, राइटिंग यानी कि रिटन के द्वारा, और साइंस के द्वारा यानी कि नॉन वर्बल के द्वारा, यानी बॉडी लैंग्वेज वगैरह के द्वारा। तो ये कुछ डेफिनेशन है, इनसे मीनिंग क्लियर हो गया होगा। कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सेंडिंग और रिसीविंग मैसेज होता है, कभी वर्बल के माध्यम से, कभी नॉन वर्बल मेथड्स के माध्यम से। अब हम बात करते हैं रोल्स ऑफ कम्युनिकेशन की। देखिए, रोल्स ऑफ कम्युनिकेशन में अगर हम बात करें मोटा मोटी, तो अगर हम पर्सनल लाइफ में भी जा रहे हैं या फिर प्रोफेशनल लाइफ को चेरिश कर रहे हैं, दोनों में कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं बहुत इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप अपने दोस्त बना रहे हैं तो उनके साथ कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने प्रोफेशनल लेवल पर बहुत सारे काम कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेशन। बिना कम्युनिकेशन के, यहाँ पर हमने लिखा था ना कि ह्यूमन सोसाइटी का सर्वाइवल ही नहीं है, एक इसेंशियल टर्म एंड कंडीशन है बीइंग सोशल होने की। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक डायग्राम बना लीजिएगा इस तरह से और वहाँ पर सारी चीज़ें लिख दीजिएगा। सोशल लाइफ के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, लीडरशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लीडरशिप के लिए तो लाइफ ब्लड है, एक टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आप पांचों का डायग्राम बनाकर पहले से ही लिख लीजिएगा। अब बात करते हैं सोशल लाइफ के लिए। तो जैसे कि अभी हमने बताया था, सोशल बीइंग होने के रूप में, सोशल एनिमल होने के रूप में वी नीड टू कम्युनिकेट विद वन अनदर, और हमें जो एनिमल्स से डिफ्रेंशिएट करता है दैट इज़ कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन ओनली। ये क्यों ज़रूरी है? कम्युनिकेशन सबसे पहले तो इसलिए ज़रूरी है कि हमारी फीलिंग्स को, हमारी पैशंस को, हमारी इमोशंस को शेयर करने के लिए, फीलिंग्स को शेयर करने के लिए, पैशंस को शेयर करने के लिए और इमोशंस को शेयर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरे लेवल पर हम इंफॉर्मेशन का ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए, थॉट्स को शेयर करने के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर तीन चीज़ें आ गई, फीलिंग, इमोशन, पैशन, इंफॉर्मेशन पास करने के लिए और थॉट्स शेयरिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। इन आवर डेली लाइफ कम्युनिकेशन, देखिए कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है? रिलेशनशिप बिल्ड ऑन करने के लिए, और जो पहले से रिलेशनशिप बने हुए हैं उनमें रिलेशनशिप बॉन्ड्स को स्ट्रेंथन करने के लिए यानी एनरिच करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने दोस्ती बना ली और आपने 1 साल तक उससे बात नहीं करी तो वो दोस्ती में उतनी प्रगाढ़ता, उतना स्ट्रेंथ नहीं आ पाएगी, उतना एनरिचमेंट नहीं हो पाएगा, उतना फ्लो नहीं बन पाएगा। तो रिलेशनशिप बनाने के लिए आप कम्युनिकेशन के ज़रिए चलती हुई ट्रेन में भी लोगों से बातचीत करके उनको अपना बना लेते हैं, है ना। किसी भी अनजान व्यक्ति से आप बहुत आराम से एक बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। तीसरे लेवल पे बात करें तो एक दूसरे को मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए, एक दूसरे को एनकरेज करने के लिए बहुत ज़रूरी है। कॉम्प्रीहेंड वन अनदर्स नीड्स, एक दूसरे की नीड्स, फीलिंग्स, पैशंस, रिक्वायरमेंट्स समझने के लिए भी, कॉम्प्रीहेंड का मतलब है अंडरस्टैंड करने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कम्युनिकेशन। इट अलाउज टू नो एंड अंडरस्टैंड ईच अदर, एक दूसरे को समझने जानने में मदद करता है, एम्पैथेटिक होने में मदद करता है, नेगोशिएट करने में मदद करता है उस समय जब लोग डिस्प्यूट कर रहे हों, जब लोगों के बीच कुछ डिस्प्यूट आ रहे हों। मान लो 2 या 2 से 3 लोगों के बीच झगड़ा चल रहा है, स्ट्राइफ चल रहा है, संघर्ष चल रहा है, तो एक दूसरे के बीच में एक मिडवे निकालने के लिए, नेगोशिएट का मतलब है एक मिडवे निकालने के लिए, एक बीच का रास्ता निकालने के लिए जो दोनों ही पार्टीज़ के लिए सूटेबल हो, जिसमें दोनों ही पार्टीज़ को ये लगे कि उनके साथ इक्वल जस्टिस हुआ है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम्युनिकेशन हेल्प्स टू इम्पार्ट सजेशंस, एडवाइस एंड काउंसलिंग। कम्युनिकेशन ये कहाँ मदद करता है? एक दूसरे को सजेशन देने में, एडवाइस देने में और एक दूसरे की काउंसलिंग करने में, ठीक है। तो ये देखिए कुछ कीवर्ड्स हैं, आप इन्हें याद कर लीजिएगा। एक क्या कीवर्ड है? फीलिंग शेयर करना है ना, इंफॉर्मेशन शेयर करना, थॉट शेयरिंग के लिए, रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, रिलेशनशिप बॉन्ड्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, नीड, फीलिंग और पैशन को अंडरस्टैंड करने के लिए, एम्पैथेटिक होने के लिए, नो एंड अंडरस्टैंड ईच अदर, नेगोशिएट करने के लिए और सजेशन,
एडवाइस और काउंसलिंग देने के लिए। अब ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए भी कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन इनफैक्ट क्या है, लाइफ ब्लड है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्मूथ कंडक्शन के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए कम्युनिकेशन लाइफ ब्लड का काम करता है। ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस वास्तव में जो है वो डिपेंड करती है कम्युनिकेशन के लिए के ऊपर। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के बीच, डिपार्टमेंट्स के बीच कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है तो डेफिनेटली वहाँ पर सक्सेस आएगी ही आएगी। कैसे मदद करती है? इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प करता है ट्रस्ट बिल्डिंग में, एम्प्लॉयज़ के मॉरल को बूस्ट करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको इंस्पायर करने के लिए, उनके टफ और एंगल्ड टाइम में, जब वो टफ टाइम्स में हो, जब वो सिक हों, मेंटली टायर्ड हों, फिजिकली प्रॉब्लम में हों, या फिर ओवरबर्डन्ड फील कर रहे हैं, स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं, उनका स्ट्रेस रिमूव करने में भी, स्ट्रेस रिमूवल में भी ये बहुत काम आता है ना। उनके डिप्रेशन को दूर करने में बहुत काम आता है। इंस्टेड ऑफ फीलिंग इन डिप्रेशन दे स्टार्टेड फीलिंग मोटिवेटेड, एनकरेज्ड, अगर उनका बॉस उनसे ठीक से बात करे आगे आकर। कम्युनिकेशन कहाँ मदद करता है? कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में मदद करता है, उनकी प्रॉब्लम्स, उनके ग्रीवेंसेस सुनने में मदद करता है, नेगोशिएट करने में, ऑर्गेनाइजेशन में भी नेगोशिएट करने में मदद करता है। टू टेक आउट मिड वे, ये मिड है, टू टेक आउट मिड वे दैट इज़ इक्वली सुटेबल टू एवरीवन, एक मिड वे, एक बीच का रास्ता निकालने में मदद करता है जो दोनों ही पार्टीज़ को इक्वली सुटेबल हो। तो देखिए, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट आ गया, लिसनिंग टू ग्रीवेंसेस आ गया, नेगोशिएट करना आ गया, ठीक है। कम्युनिकेशन हेल्प्स टू गेट द वर्क डन बाय एम्प्लॉयज़। देखिए अब क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में, आप कितना काम कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप एक सीनियर पोस्ट पर हैं तो आप लोगों से कितना काम निकलवा पा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, तभी तो सक्सेस होगी सभी की। सभी के कंबाइंड एफर्ट्स से सक्सेस आती है, सभी के कंबाइंड अचीवमेंट से सक्सेस आती है। तो कम्युनिकेशन यहाँ क्या मदद करता है? लोगों से काम निकलवाने में मदद करता है। टर्म्स एंड कंडीशंस को, ऑर्गेनाइजेशन के जो टर्म्स कंडीशन है, विज़न है, मिशन है, उनको क्लियर करने में मदद करता है। विज़न मिशन को क्लियर करने में गोल मदद करता है। लोगों का कॉन्फिडेंस विन करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। Even to derive their commitment and loyalty, an employer should be communicative with his employees from time to time. अगर आप एक मैनेजर हैं तो आपको अपने एम्प्लॉयज़ से टाइम टू टाइम कम्युनिकेट करना होगा, क्योंकि आपको आपको अपना कमिटमेंट पूरा करना है, अपनी लॉयल्टी दिखानी है। तो अगर आप कमिटमेंट शो करना चाहते हैं कि आप बहुत कमिटेड हैं, आप बहुत लोगों के सुख दुख को, वील एंड वोज को, उनके प्लेजर्स और पेन को लेकर बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, उनके सुख दुख में शामिल हैं आप, उनकी ज़िंदगी में कहीं आपका एक रोल है, तो वहाँ पर आपको ये सब दिखाने के लिए भी कम्युनिकेटिव होना पड़ता है। तो इस तरह से ये कुछ पॉइंट्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के लिए हमने लिखे हैं। अब बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप बिज़नेस को चैरिश करना चाहते हैं, अगर आप बिज़नेस को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, सेटअप करना चाहते हैं, तो भी कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। क्यों रोल है? कम्युनिकेशन बिजनेस में क्यों इम्पॉर्टेंट है? देखिए, आपको अपने कॉम्पिटिटर से, जैसे मान लीजिए आपने एक होटल रन कर रहे हैं आप, है ना, आप एक होटल शुरू करने वाले हैं, तो आपको वहाँ के एरिया के लोगों की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स पता करनी होंगी, है ना, उनके टेस्ट के बारे में पता करना होगा, टेस्ट, है ना, उनके कल्चर के बारे में पता करना होगा, किस तरह के फूड क्यूज़ाइन वो खाना चाहते हैं, या फिर उनके बजट के बारे में, सबसे ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट है, उनके बजट के बारे में पता करना होगा। साथ ही साथ आपको अपने कॉम्पिटिटर होटल्स जो हैं उनके रेट्स पता करने होंगे, उनके मेन्यू को पता करना होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अलावा। तो ये सब पता करने के लिए, इस तरह की इन्फॉर्मेशन को पता करने के लिए आपको कम्युनिकेटिव होना ही होगा, लोगों से बातचीत करनी होगी। एक क्लियर मैसेज कन्वे करने के लिए लोगों को कन्विंस, सबसे बड़ी बात है, आपने प्रोडक्ट बना लिया लेकिन उसको ख़रीदने के लिए आप लोगों को कन्विंस करेंगे, उनको परसुएट करेंगे, और कन्विंस और परसुएट करने के लिए आपकी पॉलिसी आप बेचने जा रहे हैं, अपना प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं, कोई आइडिया जिसका आपको प्रसार करना है, जैसे वृक्ष बचाओ, सेव ट्रीज़, सेव नेचर, सेव वाटर, इन सब के लिए आपको लोगों को परसुएट करना होता है, कन्विंस करना होता है। उसके लिए बहुत अच्छा कम्युनिकेशन ज़रूरी है। जितना द मोर कम्युनिकेटिव you will be, the more dynamic your communication will be, the more effective your communication will be, the more easily you will be able to convince and persuade people.
टू रिकग्नाइज द नीड ऑफ क्लाइंट, क्लाइंट की नीड को रिकग्नाइज करने के लिए, उनकी प्रायोरिटीज़ को जज करने के लिए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रोवाइड करने के लिए भी कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। आपको उनका फीडबैक लेना होता है, उनका रिस्पॉन्स लेना होता है, उसके लिए भी कम्युनिकेशन ज़रूरी है। टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग टीम, एक अच्छी टीम बनाने के लिए, एक टीम स्पिरिट का प्रसार करने के लिए, टीम वर्क, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन लेने के लिए भी जो है कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब टीम वर्क होगा, टीम कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन होगा तो बिजनेस अच्छे से रन करेगा। अब लीडरशिप की बात करते हैं। देखिए, लीडरशिप के लिए भी कम्युनिकेशन जो है वो लाइफ ब्लड का काम करता है। अगर आप एक अच्छे लीडर हैं, आपने 24/7 अपने टीम मेंबर्स से कम्युनिकेटिव रहते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं, काउंसिल करते हैं, उनको टाइम पर अपग्रेड करते हैं, अपडेट करते हैं, एजुकेट करते हैं, तो उस सब के लिए भी कम्युनिकेशन ज़रूरी है और उसके बिना लीडरशिप अधूरी है। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू बी ए गुड लीडर विदाउट कम्युनिकेशन। गुड कम्युनिकेटिव स्किल्स, बिना गुड कम्युनिकेटिव स्किल्स के एक अच्छा लीडर बनना असंभव है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की स्टडी बताती है कि 69% ऑफ मैनेजर्स रिपोर्ट दैट दे आर नॉट कंफर्टेबल कम्युनिकेटिंग विद देयर एम्प्लॉयज़ इन जनरल। उन्होंने ये बताया कि लगभग 70% मैनेजर जो है, उन्होंने कहा कि वो कंफर्टेबल नहीं है कम्युनिकेटिंग विद देयर एम्प्लॉयज़ इन जनरली अपने एम्प्लॉयज़ से कम्युनिकेशन करने में, तो क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं है इसलिए वो सक्सेसफुल भी नहीं है इतने ज़्यादा। कम्युनिकेशन कहाँ वर्क करता है लीडर के लिए? ट्रस्ट बिल्डिंग में बहुत काम करता है। देखिए, ट्रस्ट बिल्डिंग तीनों ही उसमें लिख सकते हैं आप। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर भी हमें ट्रस्ट बिल्डिंग की ज़रूरत है, एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के बीच में, एम्प्लॉई और सबऑर्डिनेट्स के बीच में, जूनियर और सीनियर के बीच में, कलीग्स के बीच में। पर्सनल लेवल पर भी हमें एक रिश्ते को संभालने के लिए ट्रस्ट बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है। इवन बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए भी जो क्लाइंट, कस्टमर और सर्विस प्रोवाइडर के बीच में जो ट्रस्ट है वो बहुत ज़रूरी है। और इधर लीडरशिप के लिए भी ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। टीम में आप टीम मेंबर्स के बीच में ट्रस्ट बिल्डिंग करने के लिए भी आप अगर उनसे बार बार बात करेंगे, उनके टफ टाइम में खड़े हुए दिखाई देंगे, ऐसे टाइम में जब वो आपके अपोनेंट हो गए हों तब भी आप आगे आकर बात करेंगे। देखिए, कभी कभी आपने देखा होगा कि आप कठिन टाइम में फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं, तो क्या ये अच्छी बात है? नहीं अच्छी बात है ना। आप कठिन टाइम है लोगों का, जब वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनसे आगे आकर बात करेंगे, तो अब अगर आप बात कर लेते हैं तो आपका कुछ और ही रुतबा होता है। तब अगर आप बात कर लेते हैं तो आपका कुछ और ही इंप्रेशन जाता है। तो ट्रस्ट बिल्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन। टीम मेट्स के साथ कोलैबोरेट करने में, कोऑर्डिनेशन विड्रॉ करने में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टू डिस्ट्रीब्यूट द असाइनमेंट एज पर द इंटरेस्ट एंड स्किल टू द इंडिविजुअल्स। देखिए, हमने एक बार कहा था कि कम्युनिकेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में जो है हमें काम खुद नहीं करना होता, बल्कि टू गेट द वर्क डन बाय अदर्स, लोगों से काम निकलवाना होता है। तो आप लोगों से काम कैसे निकलवा सकते हैं? जब आप काम का अलॉटमेंट, काम का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, असाइनमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लोगों के इंटरेस्ट, स्किल को देखकर। हो सकता है कुछ एक काम ज़्यादा अच्छे से करते हों, कुछ एक व्यक्ति स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, कुछ एक व्यक्ति जो है वो कल्चरल में ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, कुछ रिसर्च में ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। जब लोगों को उनके इंटरेस्ट, उनकी रुचियों, उनके स्किल के आधार पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा असाइनमेंट का, तो ज़्यादा अच्छे आउटकम आएंगे, ज़्यादा मन लगाकर वो लोग काम करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको उनकी इंटरेस्ट, उनके लाइकिंग डिसलाइकिंग, स्किल को जानने के लिए आपको लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। टू नो एंड अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स, अगोनीज का मतलब है चिंता, एंजाइटीज़। चिंता का कारण जानने के लिए, प्रॉब्लम जानने के लिए, ग्रीवेंसेस जानने के लिए आपको बार बार उनसे टाइम टू टाइम कम्युनिकेट करना होगा और उनको बेस्ट पॉसिबल सजेशन देनी होगी, काउंसलिंग उनकी करनी होगी, काउंसिल करना होगा, एडवाइस देनी होगी। टू इन्फ्यूज़ इन दैम द स्ट्रेंथ एंड स्पार्क, उनमें स्ट्रेंथ, स्पार्क डालना होगा ताकि वो बेटर आउटकम, बेस्ट आउटकम प्रोड्यूस कर सकें। टू लीड द टीम को लीड करने के लिए, एक फ्रेंडली बॉन्डिंग बनाने के लिए, टीममेट्स में एक टीम स्पिरिट का संचार करने के लिए भी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे आते हैं टीचर। अब देखिए, मैं अगर आपको पढ़ा रही हूँ या आपका टीचर आपको पढ़ा रहा है, तो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि वेदर ही और शी इज़ PhD होल्डर और बहुत अच्छी डिग्री उसके पास है, दैट इज़ नॉट
important, that doesn't matter, that matters less। इसकी बजाय अगर एक फ्रेशर है और वो आपको बहुत ही अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट एक्सप्रेस कर पा रहा है, वो आपके बीच अपने कॉन्सेप्ट रख पा रहा है, तो वो एक्सप्रेसिव है, वो आपकी प्रॉब्लम्स जानने में भी रुचि लेता है, तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो एक अच्छा सक्सेसफुल होने के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक टीचर को एक्सप्रेसिव होना चाहिए, उसकी नॉलेज को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। हाउसएवर नॉलेजेबल ए टीचर इज़, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट इफ़ ही इज़ नॉट हैविंग प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स, उसकी सारी नॉलेज व्यर्थ में चली जाती है, यूज़लेस हो जाती है। क्यों यूज़लेस हो जाती है? अगर वो अपनी नॉलेज को शेयर नहीं कर पा रहा है इफ़ेक्टिव वे में। ठीक है, तो ये कुछ रोल थे कम्युनिकेशन के जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आगे बात कर लेते हैं पर्पस की। देखिए, अगर हम पर्पस की बात करें तो बेसिकली ब्रॉडली स्पीकिंग 3 मेन पर्पस हैं। वो क्या हैं? टू इन्फॉर्म, टू इंस्ट्रक्ट एंड टू परसुएड। इन्फॉर्मेशन देना है ना, इंस्ट्रक्ट करना, और क्या है? परसुएड करना यानी कन्विंस करना। उसके अलावा भी कुछ पर्पसेस हैं, वो देख लेंगे। आजकल के एरा में अपडेटेड रहने के लिए, अपग्रेडेड रहने के लिए वी नीड टू बी इन्फॉर्म्ड। हम जितने ज़्यादा इन्फॉर्म्ड रहेंगे, हमें देश दुनिया का जितना ख्याल रहेगा, देश दुनिया के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन रहेगी, उतना ज़्यादा हम सक्सेसफुल होंगे। और देश और दुनिया के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमें सिर्फ कम्युनिकेशन के ऊपर ध्यान देना है। अब इन्फॉर्मेशन लेने में देखिए, आपको बहुत सारी क्षेत्र में, बहुत सारे डेली लाइफ में रोज़ किसी ना किसी मैटर पर, किसी ना किसी टॉपिक पर इन्फॉर्मेशन लेनी होती है। इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कम्युनिकेशन ज़रूरी है। अब देखिए एग्जांपल देख लेते हैं। इफ़ यू आर गोइंग टू सीक एडमिशन, सर्च एडमिशन इन सम गुड ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन का सर्च कर रहे हैं आप, तो आप क्या करेंगे? बहुत सारी वेबसाइट को सर्फ करेंगे, बहुत सारे ब्रोचर्स को पढ़ेंगे और डिफरेंट एडवर्टीज़मेंट को पढ़ेंगे, और इन सब वेबसाइट को डिज़ाइन करने में, ब्रोचर डिज़ाइन करने में, डिफरेंट एडवर्टीज़मेंट के ड्राफ्टिंग में, सबको आपके पास लाने के लिए कम्युनिकेशन ही बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एक आपको होटल खोलना है, बिजनेस इस्टेब्लिश करना है, तो आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए लोकल सिटीजन्स के नीड्स की, रेट और आइटम के की, कॉम्पिटिटर के रेट और आइटम्स की, और इसके लिए आपको लोगों से, बहुत ज़्यादा लोगों से बात करनी होगी। तो ये सब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में भी आपका कहाँ रोल आया? कम्युनिकेशन का रोल आया। अब आते हैं इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? व्हाट टू डू, निर्देश देना। व्हाट नॉट टू डू है ना, व्हाट नॉट टू डू, हाउ टू डू, कैसे करना है कोई भी काम, व्हेन टू डू, व्हेन टू डू, और वाई टू डू, मतलब क्यों करना है कोई काम। यही तो मतलब हुआ इंस्ट्रक्शन का। तो आपकी डेली लाइफ में आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्ले करनी होती हैं, बहुत सारे रोल प्ले करने होते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ परफॉर्म करनी होती हैं, और बेस्ट परफॉर्मर बनने के लिए आपको इंस्ट्रक्शन देने ही पड़ते हैं। अब मान लीजिए आपको ऑर्गेनाइजेशन की एल्यूमनी मीट करानी है, तो आपका मैनेजमेंट आपको बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देता है। इंस्ट्रक्शन डिज़ाइनिंग में क्या रोल प्ले, नोटिस बनाता है, वो सर्कुलर बनाता है, बहुत सारे है ना, रिपोर्ट्स बनाता है। उसमें क्या है, उसमें कहाँ पर क्या ज़रूरत है? कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। आपने देखा होगा जब आप कोई भी गैजेट परचेज़ करके लाते हैं, तो आपको एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल दिया होता है कि किस तरह से आपको इसका यूज़ करना है। तो वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल लोगों को ट्रेन करता है कि हाउ टू ऑपरेट ए पर्टिकुलर इक्विपमेंट, और उसके इंस्ट्रक्शन मैनुअल के डिज़ाइनिंग में क्या यूज़ होता है? कम्युनिकेशन यूज़ होता है। बहुत छोटे से इंस्ट्रक्शन मैनुअल में, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि हाउ टू ऑपरेट दैट पर्टिकुलर इक्विपमेंट, एंड टू डिज़ाइन दैट इंस्ट्रक्शन मैनुअल व्हाट इज़ यूज, दैट इज़ कम्युनिकेशन। एक डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन में भी डॉक्टर जब हमें इंस्ट्रक्शन देता है कि विच मेडिसिन इज़ टू बी गिवन एंड एट व्हाट टाइम इट इज़ टू बी गिवन, तो इन डिज़ाइनिंग दैट डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन देयर इज़ यूज्ड कम्युनिकेशन। तो अब ये इन एग्जाम्पल के अलावा कुछ और भी एग्जाम्पल आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिएगा, ताकि लोगों का भला हो। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम आपके नाम के साथ आपके जो एग्जाम्पल हैं वो देंगे। अब आगे आने वाले जो है, आगे रोल है, पर्पस है कम्युनिकेशन का, वो है कन्विंस करना लोगों को परसुएट करना।
तो देखिए, जब जितना ज़्यादा डायनामिक और इफ़ेक्टिव आपका कम्युनिकेशन होगा, उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोगों को परसुएट कर पाएंगे, आप लोगों को कन्विंस कर पाएंगे। कम्युनिकेशन हमारी मदद करता है अपने क्लाइंट को परसुएट करने में, अपने कस्टमर्स को परसुएट करने में। अब एग्जाम्पल देखिए, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। आपने एक देखा होगा, कभी कभी कोई मूवी जो है वो कितनी भी अच्छी हो, वो फ्लॉप हो जाती है क्योंकि उसका ट्रेलर जो है कन्विंसिंग नहीं हुआ होता। और कभी कभी एक साधारण सी मूवी भी हिट हो जाती है क्योंकि उसका ट्रेलर जो है बहुत ही ज़्यादा कन्विंसिंग होता है, बहुत ही ज़्यादा जो है डायनामिक होता है, लोगों को एकदम अटेंशन ग्रैबिंग होता है। क्या होता है? अटेंशन ग्रैबिंग होता है। तो अब इसको इस ट्रेलर को निकालने में किसने काम करा? कम्युनिकेशन ने काम करा, है ना। एक 30 सेकेंड्स का, 20 सेकेंड का एडवर्टीजमेंट लोगों किसी भी प्रोडक्ट को फेमस कर देता है नेशन वाइड, है ना, इंटरनेशनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर, नेशन वाइड, इवन ग्लोबल लेवल पर उसको फेमस कर देता है क्योंकि उस 30 सेकेंड के वीडियो में क्या यूज़ हुआ है? बहुत ही डायनामिक कम्युनिकेशन यूज़ हुआ है। A convincing dialogue of a movie leaves an indelible impression onto the audience for decades. एक बहुत ही एक, अगर आपने देखा होगा, एक मूवी का कोई भी कन्विंसिंग डायलॉग जो है वो एक इंडेलिबल इम्प्रेशन, एक अमिट छाप छोड़ता है, लोगों के दिल में रच बस जाता है क्योंकि बहुत डिकेड्स तक, बहुत सेंचुरीज तक, है ना। आज भी हम शोले मूवीज़ के डायलॉग को पकड़ कर बैठे हुए हैं, आज भी हम गदर फिल्म के कौन है वो, सनी देओल के डायलॉग को लेकर बैठे हुए हैं कि 2.5 किलो का हाथ। और भी अच्छे डायलॉग आप लिख कर भेजिएगा यहाँ पर। तो एक बहरहाल जो है डायलॉग्स जो हैं किसी भी मूवी के, वो भी एक इंडेलिबल इम्प्रेशन छोड़ते हैं और उसमें भी कम्युनिकेशन का यूज़ हुआ है। तो ये तो बेसिकली मोटा मोटी देखें तो 3 पर्पसेस थे: इन्फॉर्मेशन देना, इंस्ट्रक्शन देना और परसुएट करना, कन्विंस करना। इसके अलावा भी कुछ पर्पसेस हैं। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की मदद से आप एक अच्छा रिज्यूमे बना सकते हैं अपनी स्किल्स को और अपने पोटेंशियल को सेल करने के लिए, बेचने के लिए। एक फिजिशियन जो है वो अपने पेशेंट के दर्द को मिनिमाइज कर सकता है, बहुत कम कर सकता है। एक मुस्कुराती हुई नर्स, एक फिजिशियन, एक वैद्य, एक नर्स क्या करता है? लोगों के, अपने पेशेंट के दुख दर्द को दूर कर देता है केवल कम्युनिकेशन से। डिजिटल वर्ल्ड में तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंसेपरेबल पार्ट प्ले कर रहा है, अनअवॉइडिंग रोल प्ले कर रहा है। और क्योंकि इफ़ेक्टिव कंटेंट और कम्युनिकेशन से सक्सेस जो है वो ओवरनाइट आ जाती है, रातों रात आ जाती है। आपने देखा होगा, रातों रात कोई भी वीडियो वायरल हो जाती है, रातों रात कोई भी रील वायरल हो जाती है। तो वो क्यों होता है? अपने कम्युनिकेशन से होता है। तो इस तरह से ये कुछ पर्पसेस थे। आपको अगर लगता है कोई और पॉइंट इसमें रह गया है तो ज़रूर बताइएगा। अब आता है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। इम्पॉर्टेंट है, ये भी देख लेते हैं। बहुत सारे टाइप्स हैं, तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा चार्ट बना दीजिएगा। हमने यहाँ पर नहीं बनाया है, और चार्ट में सारे भी आप अच्छे से सजा दीजिएगा, क्योंकि देखिए जो हमारा AKTU है वहाँ पर थोड़ी सी ब्लाइंड चेकिंग हो जाती है, कई बार कई चीज़ें इग्नोर हो जाती हैं। तो आप जो है चार्ट वगैरह बनाकर आएंगे तो बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। अब देखिए, ओरल कम्युनिकेशन होता क्या है? ओरल कम्युनिकेशन में ओरल कम्युनिकेशन इम्प्लाइज कम्युनिकेशन थ्रू माउथ वॉइस। जब हम माउथ और वॉइस के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं, अपने जेस्चर के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं, पोस्चर के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं, आई कांटेक्ट के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं, अपने रेट पेस के थ्रू, रेट पेस वॉल्यूम के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं, दैट इज़ नोन एज ओरल कम्युनिकेशन। बेसिकली इन दिस सेंडर एंड रिसीवर आर फिजिकली प्रेजेंट एट, या तो फिजिकली प्रेजेंट होते हैं या एट द ईदर एंड ऑफ टेलीफोन होते हैं, एट द ईदर एंड ऑफ टेलीफोन होते हैं। तो व्हेन 2 पार्टीज, सेंडर एंड रिसीवर, आर प्रेजेंट टू वन अनदर और दे आर अवेलेबल एट द ईदर एंड ऑफ टेलीफोन, दैट इज़ नोन एज ओरल कम्युनिकेशन। तो दोनों ही बातें हैं। ओरल कम्युनिकेशन इम्प्लाइज communication through mouth, voice, volume, gesture, posture, rate, pace, that is known as oral communication. Oral communication
इम्प्लाइज कम्युनिकेशन थ्रू माउथ वॉइस, है ना। एग्जाम्पल में आप फिर से चार्ट बनाएंगे बहुत अच्छी तरह से। इसके एग्जाम्पल हैं इंटरव्यूज़ है, स्पीच, प्रेजेंटेशन, मीटिंग, डिबेट, ग्रुप डिस्कशन। एक आप यहाँ पर लिख सकते हैं सरमन। सरमन का मतलब होता है उपदेश। नया है, आपकी कॉपी को डिफरेंट बनाएगा, आप ये भी लिख कर आइएगा। एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो देखिए ओरल कम्युनिकेशन के बहुत सारे ढेर सारे एडवांटेजेस हैं। ओरल कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा बड़ी मदद करता है डाउट, कन्फ्यूज़न और अंडरस्टैंडिंग को एट द स्पॉट क्लियर करता है। आप उसी स्पॉट पर तुरंत इमीडिएटली आपके डाउट क्लियर हो जाते हैं। आपको यू नीड नॉट टू वेट ऑन। इट सेव्स टाइम, मनी एंड एनर्जी। बहुत सारा टाइम, मनी और एनर्जी बचाता है, एफर्ट्स बचाता है। ओरल कम्युनिकेशन परसुएसिव होता है बहुत टाइम पर, कन्विंसिंग होता है। क्यों परसुएसिव होता है? क्योंकि जो सामने वाला है वो आपके पास सामने होता है और आप उसकी नीड्स, रिक्वायरमेंट्स को भांप लेते हैं, तो ये उसके हिसाब से जब आप आगे बढ़ते हैं तो ये बहुत कन्विंसिंग और परसुएसिव होता है, क्योंकि आप लोगों की नीड्स को इमीडिएटली जान पाते हैं। ओरल कम्युनिकेशन हेल्प्स टू प्रमोट फ्रेंडली रिलेशंस। ओरल कम्युनिकेशन फ्रेंडली रिलेशंस को प्रमोट करता है। आप चलती हुई ट्रेन में लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे अच्छे संबंध बना पाते हैं। आप अनजान लोगों से बहुत अच्छी तरह से जुड़ पाते हैं सिर्फ कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन की वजह से। इट इज़ द बेस्ट मेथड इन कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट, स्ट्रगल्स को निपटाने के लिए, मीडिएटर का काम करने के लिए, नेगोशिएट करने के लिए, मिडवे निकालने के लिए भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन और नेगोशिएट करना, मिडवे निकालना, ठीक है। इट इज़ सेफ़र टू शेयर प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल इश्यूज़। कई बार हमारे प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल इश्यूज़ को शेयर करने के लिए भी ओरल कम्युनिकेशन मदद करता है, क्योंकि आपने हो सकता है रिटन में भेजा हो और कोई और पढ़ ले, या आपने ई कम्युनिकेशन के थ्रू भेजा हो तो आपका मैसेज बीच में ही कहीं और कोई और रीड ऑन कर ले। ये कहीं जो है मान लीजिए प्राइवेसी आपकी ख़त्म हो जाए, तो वो प्राइवेसी को मतलब प्राइवेसी को मेंटेन करके आपके कॉन्फिडेंशियल और बहुत ही जो आपके प्राइवेट मैसेजेस हैं उनको शेयर करने में भी कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। एक इसमें ये वाला ज़रूर लिखेगा कि जो आपकी ह्यूमन फीलिंग्स हैं, जैसे ह्यूमन इमोशंस हैं, जैसे एंगर है आपका, है ना, एंजाइटी है आपका एग्जाइटमेंट है, आपकी हैप्पीनेस है ना। इन सबको एक क्लियरली एक्सप्रेस करने के लिए भी कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन ज़रूरी है। आपने मान लीजिए किसी को आई लव यू बोला, लिख कर बोला, तो ये नहीं पता लगा पाएंगे आप कितनी पैशनेटली बोला था, कितना ट्रूली बोला था। लेकिन अगर सामने से कोई आपको कह रहा है आई लव यू, तो इसका मतलब है आप उसके फेशियल एक्सप्रेशन, उसके आईज़ को देखकर पढ़ पाएंगे। इवन उसको कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप पता लगा पाएंगे कि हाउ मच पैशनेटली ही लव्स यू और शी लव्स यू, ठीक है। तो ह्यूमन फीलिंग और इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे एंगर, एंजाइटी, एंग्विश, एक्साइटमेंट, लव, हैप्पीनेस, केयर, आपके लिए दूसरा कितना केयरफुल है, ये भी आप जान पाएंगे ओरल कम्युनिकेशन से। बिना कहे ही आप जान पाएंगे, बिन कहे कह दी है तुमने दिल की बात। लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। इफ़ ए लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इज़ टू बी गिवन, इट इज़ नॉट ए प्रॉपर मेथड, इट इज़ इम्प्रॉपर, क्योंकि बीच में ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन में मान लीजिए हमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बताने हैं, आपको बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस देने हैं, है ना, कि एग्ज़ाम में क्या करो क्या ना करो। तो अगर आपने रिटन में लिखा है तो आप बार बार पढ़ लेंगे, लेकिन अगर ओरली बोला है तो मैनी ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स माइट बी स्किप्ड फ्रॉम इन द वे, एंड you will not be able to find proper information accurately and in 100%. ओरल कम्युनिकेशन में कोई लीगल वैलिडिटी नहीं होती, क्योंकि देयर इज़ नो प्रूफ ऑफ व्हाट इज सेड। क्या कहा गया है उसका कोई लीगल प्रूफ नहीं होता। इट कैन नॉट बी कैप्ट सेफ फॉर फ्यूचर रेफरेंस। फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसे सेफ नहीं रखा जा सकता। एक बार लेक्चर ख़त्म हो गया तो अगर आप एब्सेंट हैं तो आप एब्सेंट ही रहेंगे, आप फिर उसे फ्यूचर रेफरेंस के लिए, अगले आने वाली जनरेशन के लिए सेव नहीं कर सकते।
इट सेव्स टाइम ओनली इन डेली इंटरेक्शन। अब देखिए ये इसका भी एक कॉन्ट्राडिक्शन है, यहाँ पर ऊपर बताया था टाइम, एनर्जी, मनी, एफर्ट्स बचाता है, लेकिन इसका भी एक कॉन्ट्राडिक्शन है, विरोधाभास है कि ये डेली इंटरेक्शन में, डेली रूटीन के काम करने में तो टाइम बचाता है, लेकिन अगर आपको इंटरव्यू कंडक्ट कराना है, सेमिनार करानी है, तो ये बहुत टाइम टेकिंग है। अब देखिए आप देखिएगा, अगर आपने 1-to-1 इंटरव्यू लेना है, ओरल लेना है और 100 कैंडिडेट हैं तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आपको रिटन उनको जज करना है, इवैल्यूएट करना है, इंटरव्यू लेना है, तो आप 2 घंटे का क्वेश्चन पेपर बना के दे दीजिए, क्वेश्चन एयर बना कर दे दीजिए, आप 1-2 घंटे में सबको जज कर पाएंगे, है ना। तो ये कुछ डिसएडवांटेज हैं। एक डिसएडवांटेज इसका ये भी है कि इट इज़ लिमिटेड टू अवेलेबल ऑडियंस ओनली। जो ऑडियंस अवेलेबल है उन तक ही ये जाता है। अगर आप किसी कारण से एब्सेंट हो गए हैं तो ये आपको नहीं मिल पाएगा, फिर आप इससे डिप्राइव रह जाएंगे। तो इट इज़ लिमिटेड टू अवेलेबल ऑडियंस ओनली। आगे चलते हैं रिटन कम्युनिकेशन की। रिटन कम्युनिकेशन क्या है? ऐसा कम्युनिकेशन जो ब्लैक एंड वाइट में हो। ब्लैक एंड वाइट का मतलब ही रिटन है। दैट इज़ अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। जो हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल हो, दैट इज़ नोन एज रिटन कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल की बात करें तो लेटर्स हैं, रिपोर्ट्स हैं। इस तरह से आप एग्जाम्पल का चार्ट बनाइएगा। लेटर, रिपोर्ट, थीसिस, नोटिस, सर्कुलर, मैनुअल हैं बहुत सारे, ईमेल हो सकते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस हो सकते हैं, मेमोज हो सकते हैं। तो ये सारे जो इसके हैं एग्जाम्पल हैं। और इसके अलावा जो है आपका इन्फोग्राफिक्स, आप एक नया एग्जाम्पल डाल सकते हैं। इन्फोग्राफिक्स हैं, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन है आपका बहुत सारा, फाइलिंग है, डॉक्यूमेंटेशन में फाइलिंग आ जाता है, डॉक्यूमेंटेशन, है ना। और या फिर आपकी टेक्निकल राइटिंग है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बता ही दिया, टेक्निकल राइटिंग है, यूज़र मैनुअल्स हैं, वो सब आ ही गए हैं यहाँ पर। एजेंडा है आपका, मिनट्स ऑफ मीटिंग है, MOM है। तो ये सारा जो है एग्जाम्पल हैं। एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। एडवांटेजेस जो हैं, रिटन कम्युनिकेशन हेल्प्स टू कीप द मैसेज सेफ फॉर लॉन्ग टाइम। अगर रिटन कोई भी मैसेज है तो ये आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए दे सकते हैं, फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी आप प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे आपने नोट्स बनाए हैं तो आप अपने जूनियर्स को दे सकते हैं, फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी है और फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी ये आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं बात क्या कहते हैं, अब आती है बात, किसकी बात आती है? ये बहुत सारा टाइम, मनी और एनर्जी सेव करता है। तो आइए बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की। एडवांटेजेस हैं इसके बहुत सारे। सबसे पहला एडवांटेज है, रिटन कम्युनिकेशन जो है किसी भी मैसेज को फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव करता है। इसके थ्रू आप मैसेज को आगे आने वाले जनरेशन के लिए सेव कर सकते हैं। फ्यूचर रेफरेंस के लिए ये काम आता है। हर चीज़ रिटन में आप प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, आपने मान लीजिए नोट्स बनाए हैं तो आप अपने जूनियर्स को वो आराम से दे सकते हैं। ये बहुत सारा टाइम, मनी और एनर्जी बचाता है। इसकी बहुत वाइड एक्सेस होती है। मान लीजिए मैंने कुछ भी लिख कर डाला है तो आप एक ईमेल को कितनी जगह भेज सकते हैं एट ए सिंगल क्लिक ऑफ टाइम, है ना। आपने एक बुक लिख दी, आपने मान लीजिए लेक्चर लिया ओरली, तो वो केवल अवेलेबल ऑडियंस तक ही लिमिटेड रहेगा, लेकिन आपने उसी लेक्चर को कहाँ आपने यूट्यूब पर डाल दिया या आपने जो है उसी लेक्चर को बुक रूप में लिख दिया तो वो बुक वाइडली एक्सेसिबल है। इसकी रीच बहुत वाइड होती है। एक्सेस नहीं याद रख पाएँ तो वाइड रीच होती है। रिटन कम्युनिकेशन एक्यूरेट और प्रिसाइज होता है। प्रिसाइज का मतलब शॉर्ट होता है। क्यों होता है? जब आप देखिए कुछ भी आपको जब लिखना होता है तो आप बहुत सारी चीज़ों को सोच समझ कर लिखते हैं। उसका फाइनल ड्राफ्ट बनाने से पहले आप रफ ड्राफ्टिंग तैयार करते हैं, तो ये बहुत ही एक्यूरेट हो जाता है और प्रिसाइज भी हो जाता है। इट कैन बी यूज्ड एज ए प्रूफ इफ टाइम डिमांड्स सो। अगर कोई टाइम आता है तो इसकी लीगल वैलिडिटी है, ये एक प्रूफ के रूप में आप प्रस्तुत कर सकते हैं, इसकी लीगल वैलिडिटी है। जैसे उसकी लीगल वैलिडिटी नहीं थी ना, तो इसकी एक लीगल वैलिडिटी है, लीगल वैधता है। अगर मान लीजिए मैंने कुछ गलत लिखवा दिया है बाय मिस्टेक, आप वही एग्ज़ाम में लिखाए हैं, तो आप एक बार मुझे दिखा सकते हैं कि देखिए मैम आपने मुझे ये लिखवाया था और मैं यही लिख कर आया हूँ। ओरल में आप कोई क्लेम नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये इसके कुछ एग्जाम्पल, इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। कुछ और भी एडवांटेजेस मैं बताना चाहूँगी और आप भी बताइएगा। इसमें एक तो परमानेंसी होती है ना। रिटन कम्युनिकेशन में क्या है, एक परमानेंसी होती है।
ठीक है। और अब लेकिन बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस की। देखिए डिसएडवांटेजेस में ये है कि इसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है, क्योंकि अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं और आप किसी पॉइंट पर जाकर स्टक हो गए, अटक गए, तो कोई आपको बताने नहीं आएगा, तो इसमें कन्फ्यूज़न रह सकता है। सेल्डम फ्लेक्सिबल, ये बहुत कम ही फ्लेक्सिबल होता है, लचीला, मतलब इसमें चेंज नहीं हो सकते। यू कांट मेक एनी चेंज। मान लीजिए आपने कोई मैसेज कोई ईमेल लिखकर डाल दिया, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ गलत हो गया है, तो आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। कोई बुक में कोई गलती हो गई है, एरर आ गई है, तो वो अगले एडिशन तक आपको वेट करना होगा, तो इसमें जो है आप चेंजेस नहीं ला सकते। इट लैक्स पर्सनल टच, इसमें पर्सनल टच की कमी होती है, लैक होती है। आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, आप उसके राइटर को जान ही नहीं पाएंगे, है ना, तो इसमें एक पर्सनल टच की भी कमी होती है। आप मतलब बहुत ज़्यादा पर्सनली जुड़ाव फील नहीं कर पाते हैं। और भी इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे इट रिक्वायर्स लिटरेसी, इसमें लिटरेसी की ज़रूरत है, अनपढ़ आदमी इसे नहीं समझ सकता, है ना। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, अगर आपकी ऑडियंस पढ़ी लिखी नहीं है, तो वो इस आपके लिखे हुए कम्युनिकेशन को नहीं समझ सकती। और एक चीज़ और है रिटन कम्युनिकेशन में, क्या है, इट कैन बी अफेक्टेड बाय कल्चरल एंड लैंग्वेज बैरियर्स। अब मान लीजिए आपको उर्दू नहीं आती है, तो आप कल्चरल और लैंग्वेज, आपको बंगाली नहीं आती है, तो आप जो है नहीं समझ पाएंगे कि क्या लिखा हुआ है। तो इट कैन बी अफेक्टेड बाय कल्चरल एंड लैंग्वेज बैरियर्स, ठीक है। अब आते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्मल, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, इसमें बहुत सारी कर्सी, बहुत सारी औपचारिकताएं की ज़रूरत होती है, बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत होती है, और आपको इसमें क्या करना होता है, वी नीड टू मेंटेन द डिग्निटी एंड कर्सी। आपको डिग्निटी मेंटेन करना होता है, डेकोरम मेंटेन करना होता है, कर्सी डेकोरम मेंटेन करना होता है, कर्सी मेंटेन करनी होती है फॉर्मल कम्युनिकेशन में। फॉर्मल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल हैं ऑफिशियल लेटर, डेमी ऑफिशियल लेटर, बिजनेस लेटर, ग्रीटिंग कार्ड्स, कंडोलेंस लेटर्स, सांत्वना पत्र, है ना, सांत्वना पत्र। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें, तो इसकी लैंग्वेज बहुत सोफिस्टिकेटेड मैनर्ड होती है, और इसकी नेचर बहुत मैनर्ड होती है, इसकी टोन बहुत मैनर्ड होती है। तो यू कैन इजीली इम्प्रेस द रिसीवर ऑफ द लेटर। लेटर के रिसीवर को आप बहुत आराम से, बहुत इजीली इम्प्रेस कर सकते हैं, और जब इम्प्रेस हो जाएगा तो फेवरेबल रिजल्ट भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रीडर जो आपका है वो इजीली कस्टमर में कन्वर्ट हो सकता है ना। इसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी भी होती है, इसमें क्लैरिटी होती है, कंसाइसनेस होती है, शॉर्ट, बहुत ही छोटा सा लेटर होता है, और आप बहुत ही छोटे से ग्रीटिंग कार्ड में आप बहुत सारी इमोशंस, बहुत सारी फीलिंग एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो ये कंसाइस भी होता है, बहुत ऑथेंटिक होता है। क्या है इसका, देखिए कहाँ लिखें, ये बहुत ऑथेंटिक होता है, प्रामाणिक होता है, बहुत ही जो है लेजिटिमेट होता है। लेजिटिमेट का मतलब है वैध होता है, यानी ऑफिशियल होता है, रिलाई कर सकते हैं। ये प्रमोट करता है किसको, एक तो प्रोफेशनलिज्म को, ये प्रमोट करता है रेस्पेक्ट को, ये प्रमोट करता है लोगों की डिग्निटी को, ठीक है। तो इसके ये एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस भी हैं कि इट लीड्स टू ए ग्रेट डील ऑफ एग्जॉर्शन एट टाइम्स। एग्जॉर्शन का मतलब है बहुत सारा दबाव पड़ता है। अब मान लीजिए आपको किसी को हाईली ऑफिशियल एक एप्लीकेशन ही लिखनी हो, आपको फ़ीस माफ़ कराने के लिए या फाइन से बचने के लिए, तो आपको बहुत देख समझ कर लिखना होता है ना। आप एक मैसेज जो है वो दोस्तों के ग्रुप में डालते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा देखते नहीं हैं, ऐसे ही डाल देते हैं कैजुअली। लेकिन वही मैसेज अगर आप टीचर के ग्रुप में डालते हैं, तो आपको 10 बार पढ़ना होता है कि कहीं कोई गलती तो नहीं रह गई, कहीं कोई कॉमे की गलती तो नहीं है, कहीं फुल स्टॉप की गलती तो नहीं है। इतनी छोटी छोटी बातें भी आपको देखनी पड़ती हैं, है ना। बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। क्या है, अगर हम डिसएडवांटेज पर जाएं, तो ये जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम को कंज्यूम भी करता है, टाइम बहुत लगता है इसमें, ठीक है। तो टाइम कंज्यूमिंग है, और इसमें क्रिएटिविटी का अभाव होता है। क्योंकि आपको हाईली ऑफिशियल देना होता है, तो इट लैक्स क्रिएटिविटी। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको बहुत सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होता है। यू हैव टू फॉलो ए नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स, ए नंबर ऑफ प्रोसीजर्स। तो प्रोसीजर और प्रोटोकॉल के कारण से इट लैक्स क्रिएटिविटी। इमरजेंसी सिचुएशन के लिए इट इज़ नॉट इम्प्रॉपर फॉर इमरजेंसी सिचुएशन। अब मान लीजिए कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, तो आप माफ़ कीजिएगा, इतनी फॉर्मेलिटीज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये है। अब आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन।
इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कोई फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती, आपकी अपनी लैंग्वेज होती है, अपनी वर्ड्स होते हैं, अपनी फ्रेजियोलॉजी होती है। और कम्युनिकेशन ये जो है फैमिली और फ्रेंड्स के बीच में यूज़ करा जाता है। तो इसमें शॉर्टेंड वर्जन ऑफ वर्ड्स होते हैं, छोटा वर्जन होता है, जैसे यार, है ना, कहाँ जा, मतलब, तो इस तरह से। इसमें इवन स्लैंग्स भी होती हैं। स्लैंग्स का मतलब गालियाँ नहीं है, थोड़ी अपभ्रंश लैंग्वेज होती है ना। ये वाला एग्जाम्पल क्या है, जैसे व्हाट्सअप चैट हो गई, टेक्स्ट मैसेजेस हो गए, लव लेटर्स हो गए। एडवांटेज क्या है इसका एडवांटेज है ये प्रमोट करता है फ्रेंडली रिलेशंस को, इसमें थोड़ी सी रिश्तों में वार्मथ आती है। और इसका कोई डिसएडवांटेज, बस इसका एक डिसएडवांटेज देखिए ये है कि अगर हम इसमें क्या है कि इसमें एडिक्शन हो जाता है हमें। और एक चीज़ और भी है इसमें डिस्टेंस नहीं रहता, गैप नहीं रहता, है ना। तो इससे कभी कभी जो है रिश्ते ख़राब भी हो जाते हैं। आपने किसी को बिना सोचे समझे कोई बात कह दी तो इट लैक्स डिस्टेंस एंड गैप, तो वो बात हो सकता है उसे अखड़ जाए, ख़राब लग जाए। अब आता है, अब अगला चलते हैं, अगला टाइप। बहुत सारे टाइप हैं, देखिए बोर मत होइएगा और सारे ही लिख कर आइएगा। जितने ज़्यादा टाइप लिखेंगे अच्छे से उतना ही अच्छा रहेगा। छोटे से टाइप हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, जब आप किसी माउथ या वॉइस के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं तो ये वर्बल होता है। नेगोशिएशन, इंटरव्यूज़। एडवांटेज की बात करें तो बहुत एक्सेसिबल होता है, ये इजीली एक्सेसिबल, रीचेबल होता है, एक्सेसिबल नहीं याद रहे, रीचेबल होता है। और कोई बाउंड्रीज नहीं है जो इसे हिंडर कर पाएँ, जो इसे बैरियर कर पाएँ। कोई भी बाउंड्री इसे बैरियर नहीं कर सकती। डिसएडवांटेज में इसका किसी बात का कोई प्रूफ नहीं है कि क्या कहा गया है। इट कैन नॉट बी कैप्ट इन रिकॉर्ड में नहीं रखा जा सकता। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो बातें आप मुंह से नहीं कह पाते, वो बातें इसमें जो है आप कभी आपने देखा होगा, एक है आवर एक्शन स्पीक लाउडर देन आवर वर्ड्स। तो मैनी टाइम वी फेल टू कम्युनिकेट थ्रू लैंग्वेज। कई बार कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट नहीं कर पाते, भाषा के थ्रू नहीं बता पाते, और तभी हम कहते हैं ना कि वी डो नॉट हैव प्रॉपर वर्ड्स टू कम्युनिकेट, वी डू नॉट हैव इनफ वर्ड्स टू एक्सप्रेस आवर जॉयज़ एंड फीलिंग्स एंड सारो। तो उस समय पर जब आपके पास वर्ड्स फेल हो जाते हैं, उस समय जब आपके पास प्रॉपर वर्ड्स नहीं होते अपनी फीलिंग को, इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए, उस समय आपके एक्शन बहुत लाउडर स्पीक करते हैं। आपके एक्शन स्पीक्स ए लॉट। When we communicate through our body language, gesture, posture, eyes, smile, facial expressions, ये इसी को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, पैटिंग का मतलब पीठ थपथपाना, है ना, पीठ थपथपाना। जब आपने कोई अच्छा काम करा होता है, शाबाशी देनी होती है टीचर को, तो वो आपके पीठ पर थपथपाता है। क्रॉसिंग आर्म्स एंड लेग्स, इसका मतलब है कि आप बहुत अनविलिंग हैं। क्लैपिंग करना, ताली बजाना। टचिंग फीट, ज्वाइनिंग हैंड्स, नमस्ते करना, हाथ जोड़कर नमस्ते करना। ज्वाइनिंग हैंड्स टू ग्रीट। तो देखिए, जब आपकी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव रिस्पेक्ट होती है तो आप फीट टच करने से पता लग जाती है। हाई फाइव करना, है ना, आप जब बहुत एक्साइटेड होते हैं तो आप हाई फाइव करते हैं, तो इससे आपकी इमोशंस अलग से ही पता लगती हैं। एडवांटेज ये है कि आपकी फीलिंग और इमोशंस को बहुत ज़्यादा निकटता से, बहुत ज़्यादा क्लोजली कम्युनिकेट कर पाता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो रिसीवर इसे ओवरलुक कर सकता है, अनदेखा कर सकता है। मान लीजिए मैंने इशारे से बुलाया, इधर आओ, तो आप ओवरलुक कर सकते हैं कि मुझे क्या पता, आप मुझे ही बुला रहे हो। लेकिन अगर मैं नाम लेके बुलाऊंगी तो आपको आना ही पड़ेगा, और एक ट्रेंड पर्सन ही इसे अंडरस्टैंड कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि गूंगे बहरों के जो समाचार आते हैं, डीफ एंड डम पर्सन के लिए, वो हर कोई नहीं पर समझ पाता, उसके लिए एक ट्रेंड और एक सीखा हुआ आदमी चाहिए, एक स्पेशल ट्रेनिंग इज़ रिक्वायर्ड, है ना। मास कम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं, बहुत ही फेमस है मास कम्युनिकेशन। जितना आजकल ग्लोबलाइजेशन होता जा रहा है, जितना एडवेंट होता जा रहा है साइंस टेक्नोलॉजी का, उतना ही ज़्यादा मास कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है। मास कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ग्लोबलाइजेशन के युग में हमें अपने आप को एक्सपैंड करना है, अपने आप का विस्तार करना है ग्लोबल लेवल पर। कहाँ करना है? ग्लोबली, हमें अपने आप को ग्लोबली इस्टेब्लिश करना है, एक्सपेंड करना है।
और उसके द कम्युनिकेशन दैट इज़ कन्वेड टू ए नंबर ऑफ पीपल एट वन गो। जब हम एक वन गो, एट वन गो का मतलब एक बार में, है ना, एक बार में नंबर ऑफ पीपल को कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज़ नोन एज मास कम्युनिकेशन। मास का मतलब ही है भीड़, तो एक बार में जब आप भीड़ को संबोधित करते हैं तब वो मास कम्युनिकेशन है। मास कम्युनिकेशन मेक्स अस एक्सेसिबल वर्ल्ड वाइड। मास कम्युनिकेशन हमें एक्सेसिबल बनाता है, रीचेबल बनाता है वर्ल्ड वाइड। मास कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल क्या है? रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, ई मैगज़ीन, टेलीग्राम, फैक्स, टेलीफोन, है ना, ये सारे मास कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल हैं। मास कम्युनिकेशन बहुत ही चीप, इफ़ेक्टिव है, बहुत प्रॉम्प्ट है, बहुत ही जल्दी हम एट वन सिंगल क्लिक वी कैन जस्ट सेंड अ मैसेज टू नंबर ऑफ पीपल। टाइम और एनर्जी कंज्यूम करता है, रियल टाइम अपडेट मिल पाती हैं आपको सिंगल क्लिक पर। देश दुनिया में क्या हो रहा है आप तुरंत जाकर देख पाते हैं। इट गिव्स वॉइस टू द वॉइसलेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उन लोगों को आवाज़ देता है जिनकी आवाज़ नहीं है। आपको मान लीजिए आपके साथ कोई अन्याय हुआ है तो आप पीएम ऑफिस को आरटीआई भेज सकते हैं, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन का आपको अधिकार मिला है। आप कहीं भी मेल कर सकते हैं, आपको कहीं दौड़ने भागने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम घर बैठे हो जाता है। तो ये वॉइस देता है वॉइसलेस को। डिसएडवांटेज क्या है? डिस्ट्रैक्ट करता है लोगों को, एडिक्टेड करता है लोगों को, तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। ई कम्युनिकेशन की बात करते हैं। ई कम्युनिकेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, द टाइप दैट इज़ अवेलेबल थ्रू इंटरनेट। वो हर उस तरह का कम्युनिकेशन जो इंटरनेट के माध्यम से आपको मिल रहा है। ई कम्युनिकेशन की रेंज बहुत वाइड है, ईमेल से ब्लॉग्स तक, वेबसाइट तक, पॉडकास्ट तक, यूट्यूब चैनल तक, ये बहुत लंबी लिस्ट है। ब्लॉग्स इसके एग्जाम्पल हैं, यूट्यूब चैनल, ई मैगज़ीन, ईमेल, पॉडकास्ट, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। एडवांटेज इसका यही है, टाइम, मनी और एनर्जी कंज्यूम करता है, बहुत फास्ट है, बहुत प्रॉम्प्ट है, बहुत ही जल्दी आप किसी को अप्रोच कर सकते हैं, है ना। इट इज़ ईजी टू ऑपरेट करने में बहुत ईजी है, ईजी टू मेंटेन, पेपरलेस है। ये क्या है? पेपरलेस भी है, आपको पेपर की ज़रूरत नहीं होती। इट इज़ पेपरलेस, it saves paper, it is easy to maintain, it is easy to keep record, it does not occupy physical space। बहुत बड़ी बड़ी फाइलों का ढेर आपको नहीं लगाना पड़ता है, फिजिकल स्पेस की ज़रूरत नहीं होती है, आप बहुत ही आराम से अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सकते हैं। आपने अगर 10 साल पहले भी कोई ईमेल भेजा है तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, आप उसका प्रूफ ले सकते हैं। तो पेपरलेस भी है। डिसएडवांटेज क्या है? आपकी प्राइवेसी बहुत रिस्क पर रहती है। आपकी प्राइवेसी का समझ लीजिए कोई भी आपकी प्राइवेसी रहती ही नहीं है। आपने कोई भी चीज़ एक बार इंटरनेट पर डाल दी तो समझ लीजिए आपने उसको कितना भी हाइड कर लिया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं मतलब सभी की कहीं ना कहीं उसकी प्राइवेसी आपकी रिस्क पर रहती है। देयर इज़ ऑलवेज ए रिस्क ऑफ हैकिंग एंड लीकेज ऑफ आवर सीक्रेट। हमारे सीक्रेट और जो है सीक्रेट का लीकेज हो सकता है, कॉन्फिडेंशियलिटी आपकी कहीं ना कहीं सफ़र हो सकती है। डाटा आपका सेफ़ नहीं है। नेट पर बहुत सारे फ्रॉडस्टर्स आ रहे हैं, बहुत सारे आपने डिजिटल अरेस्ट सुना होगा, बहुत सारी चीज़ें अभी आ रही हैं, तो साइबर क्राइम बहुत सारे हो रहे हैं, तो फ्रॉड्स जो हैं वो हाईलाइट हो रहे हैं ई कम्युनिकेशन के एडवांसमेंट के कारण से। ठीक है, तो ये कुछ डिसएडवांटेज हैं और ये सारे टाइप्स थे। अब आते हैं फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन पर। इस साल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बहुत सारे फ्लोज़ हैं एक संस्था के कम्युनिकेशन को चलाने के लिए। आपने ये तो पढ़ा ही था कि एक संस्था में, एक ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन का फ्लो जितना ज़्यादा अच्छा होता है उतना ज़्यादा वहाँ पर सक्सेस के चांसेस होते हैं, उतना ज़्यादा वहाँ के लोगों में कोऑर्डिनेशन होता है और वहाँ बेटर आउटकम निकलते हैं। अब लेकिन वो जो कम्युनिकेशन है उसके फ्लो होते हैं, कई बार डाउनवर्ड फ्लो होता है, कई बार अपवर्ड फ्लो होता है, कई बार हॉरिजॉन्टल होता है और कई बार ग्रेपवाइन होता है। सभी फ्लो अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं। आइए बात कर लेते हैं डाउनवर्ड फ्लो की। डाउनवर्ड फ्लो में क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन होता है वो हायर ऑफिसर्स की डेस्क से पास होता है लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ की तरफ। यानी कोई भी नोटिस या सर्कुलर आएगा तो वो डायरेक्टर ऑफिस से आएगा और वो फिर लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ तक जाएगा। एग्जाम्पल में क्या है? नोटिसेस हैं, इंस्ट्रक्शन है, रिपोर्ट हैं, सर्कुलर है। ठीक है, ये जाएगा सर्कुलर। कम्युनिकेशन इसमें कैसे फ्लो होता है? डायरेक्टर की टेबल से आया एचओडी तक, एचओडी ने उसे पास ऑन करा फैकल्टी तक, फैकल्टी ने उसे आप लोगों तक दे दिया। ठीक है, एडवांटेज क्या है? इसमें डिसिप्लिन मेंटेन होता है ऑर्गेनाइजेशन में। भाई डायरेक्टर ने जो कह दिया वो आपको करना ही करना है।
है ना। ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की जो है इसमें मेंटेन होती है। और डिसएडवांटेज क्या है इसमें, फीडबैक बहुत स्लो है क्योंकि चेन है ना। अब मान लीजिए स्टूडेंट का फीडबैक फैकल्टी तक जाएगा, फैकल्टी एचओडी को देगी, तब एचओडी डायरेक्टर को देगा, डायरेक्टर मैनेजमेंट को देगा, तो फीडबैक बहुत स्लो है। मैसेज इज डिस्टॉर्टेड एट टाइम्स, मैसेज का डिस्टॉर्शन हो जाता है, मैसेज जो है मैनिपुलेट हो जाता है। अब देखिए कम्युनिकेशन गैप ही मान सकते हैं इसे। अब डायरेक्टर के पास से जो मैसेज आया उसमें कोई मतलब उसने डायरेक्टर ने एचओडी को मैसेज पास करा और मैसेज जो है मैसेज एचओडी ने फैकल्टी को पास करा, तो उसमें कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन हो जाता है मैसेज का, मैसेज अपने आप में डिस्टॉर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। पर्पस क्या है, पर्पस है एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना, सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करना, उनको इंस्पायर करना कोई काम करवाने के लिए, इंस्ट्रक्शन पास करना और टीम को लीड करना। अब वर्ड कम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं। इसमें उल्टा होता है, इसमें जो है क्या होता है, सीनियर ऑफिसर्स, देखिए ऐसा है कि सीनियर ऑफिसर हमेशा हर जगह नहीं हो सकता, इसलिए वो अपने एम्प्लॉयज़ को नियुक्त करता है कोऑर्डिनेटर बनाकर या फिर मेंटोर बनाकर या फिर मॉनिटर बनाकर। तो सीनियर ऑफिसर को भी असिस्टेंस चाहिए, आपकी हेल्प चाहिए आपके उनके सबऑर्डिनेट्स से। जूनियर एडवाइस कर सकते हैं, डिसीज़न मेकिंग में हेल्प कर सकते हैं, और देखिए सीनियर्स को भी एक रिप्लाई चाहिए होता है, एक्सप्लेनेशन चाहिए होता है, और ये सब कब संभव है, अब वर्ड कम्युनिकेशन के माध्यम से संभव है। सीनियर ऑफिसर हर जगह हर समय अवेलेबल नहीं रह सकता, उसे पता चलना चाहिए कि कहाँ पर किस क्लास में क्या चल रहा है, किस ऑफिस में क्या चल रहा है, किस एम्प्लॉय के मन में क्या चल रहा है, किस एम्प्लॉय की ग्रीवियंसेस हैं, किसी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन पर कोई नई पॉलिसी आई है उस पर लेकर लोगों के विचार क्या हैं। तो इस सब को जानने के लिए सीनियर ऑफिसर हमेशा हर जगह नहीं रह सकते, तो वो जूनियर एम्प्लॉयज़ की मदद लेते हैं। तो जब जूनियर एम्प्लॉयज़ से, अब देखिए उसमें उल्टा हो जाता है, इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट से फीडबैक लिया तो वो फैकल्टी को दिया गया, फैकल्टी ने उस फीडबैक को एचओडी को पास ऑन करा, एचओडी ने उसको डायरेक्टर को पास ऑन करा और उस पर फिर बहुत सारे काम हुए। इसमें क्या है, सजेशन बॉक्सेस हैं इसके एग्जाम्पल, फीडबैक फॉर्म्स हैं, ग्रीवेंस प्रोसीजर है, ओपन डोर पॉलिसी है, रिपोर्ट है, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। पर्पस क्या है, एम्प्लॉयज़ कैन फील फ्री टू शेयर हिज ग्रीवेंस एंड प्रॉब्लम। यहाँ पर एम्प्लॉय अपनी ग्रीवेंस और प्रॉब्लम्स को शेयर करने में फ्री फील करता है। क्या कहते हैं, डिक्टेटरशिप नहीं होती है, इट किल्स डिक्टेटरशिप, तानाशाही, ये डिक्टेटरशिप का हनन करता है, डिक्टेटरशिप को मारता है। ऑफिसर कैन गैस इजीली अबाउट व्हाट इज़ गोइंग इन द ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है, व्हाट इज़ गोइंग इन द हार्ट्स ऑफ मैनी ऑफ द एम्प्लॉयज़, किस पॉलिसी को लेकर क्या दृष्टिकोण है लोगों का, क्या व्यू पॉइंट है, ये सब पता चलता है। एडवांटेज क्या है, इट एंश्योर्स एवरीवन टू पार्टिसिपेट इन द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इससे जो है मैंने बताया ना डिक्टेटरशिप का हनन होता है, तो इससे हर एक आदमी को, इवन आपका पियोन जो है उसका भी ऑर्गेनाइजेशन में अपना रोल है, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में उसका, हर एम्प्लॉय का, हर स्टूडेंट का अपना रोल है। पॉलिसी मेकिंग को लेकर हर व्यक्ति के ओपिनियन इनवाइट करे जा रहे हैं, कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीज़न लोगों के हैं तो उनको इंक्लूड करा जा रहा है। एम्प्लॉई फील हाईली मोटिवेटेड, एम्प्लॉई जो है हाईली मोटिवेटेड और हाईली कनेक्टेड फील करता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके सजेशन की, उसके डिसीज़न की एक अलग वैल्यू है। डिसएडवांटेज इसका ये है कि इट में हिट द ईगो ऑफ सीनियर्स एट टाइम्स। इससे जो है सीनियर का ईगो हर्ट होता है, ईगो हिट होता है ना। उन्हें लगता है कि अरे मेरे बिना भी ये काम हो गया, अरे उसकी भी बात मानी जा रही है, अरे मेरा जूनियर के डिसीजन को आज जो है अप्रिशिएट किया गया, तो ये हो सकता है। हॉरिजॉन्टल और लेटरल, ये बहुत ही फॉर्मल है, ऑफन टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है। इसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन इज़ बिटवीन पर्सनल ऑफ सेम रैंक सेम स्टेटस एंड बिटवीन टू डिपार्टमेंट्स ऑफ सेम ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो सेम ऑर्गेनाइजेशन के टू डिपार्टमेंट्स, और पर्सनल का मतलब है ऑफिसर्स ऑफ सेम रैंक सेम स्टेटस। इसमें सेम रैंक और सेम स्टेटस के ऑफिसर्स, पर्सनल का मतलब है ऑफिसर, ऑफिशियल्स या ऑफिसर्स। इसमें सेम रैंक के सेम स्टेटस के ऑफिसर्स के बीच में या टू डिपार्टमेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन होता है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश टू डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स टू डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल, ये इसका एग्जाम्पल है। पर्पस है क्या है इसका पर्पस, ये कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, म्यूचुअल हेल्प लाता है। मान लीजिए मेरे डिपार्टमेंट में आज फैकल्टी नहीं आई है, तो मैं आपके डिपार्टमेंट की फैकल्टी से लेक्चर इंगेज करा लूँगा, है ना।
एडवांटेज क्या है, ये हेल्दी और फ्रेंडली रिलेशन प्रमोट करता है क्योंकि ये कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन को इनवाइट करता है। इससे टीम स्पिरिट आती है, मिलजुल कर काम करने की स्पिरिट आती है। आई एटीट्यूड का ख़त्म होता है और यू एटीट्यूड आता है। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि लोग ओवर फ्रेंडली हो जाते हैं। कुछ लोग जो है वो दूसरे के डिपार्टमेंट में ही बैठे रह जाते हैं, है ना, और उनका बहुत सारा इंपॉर्टेंट टाइम अनवांटेड और अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में किल हो जाता है क्योंकि दोस्ती ओवर फ्रेंडली हो जाते हैं, वो ओवर टॉकिंग हो जाती है, ओवर मिलना जुलना हो जाता है। ग्रेप वाइन, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ सकता है। ग्रेप वाइन का कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता, ये इनफॉर्मल होता है। तो ये देखिए 2 चीज़ें तो यहीं आ गई कि कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता, इनफॉर्मल होता है। इससे बहुत सारी रूमर्स और अनयूजुअल टॉक्स स्प्रेड होते हैं। अब देखिए ग्रेप वाइन है क्या? ग्रेप वाइन का मतलब है अनऑफिशियल डिस्कशन एट ऑफिशियल मैटर्स, ऑफिशियल इश्यूज, ऑफिशियल टॉपिक्स पर जब हम अनऑफिशियल डिस्कशन करते हैं तो वो ग्रेप वाइन में आता है ना। जैसे मान लीजिए आप जो है टी टेबल पर बैठे हैं, कैंटीन में बैठे हैं और कैंटीन में बैठकर आप मेरी बुराई कर रहे हैं, है ना, टीचर की, ये तो अच्छा नहीं पढ़ाती हैं या ये अच्छा पढ़ाती हैं। आप कैंटीन में आप जो है किसी डिपार्टमेंट में बैठकर जो है किसी के बारे में, एम्प्लॉय के बारे में, कलीग के बारे में बता रहे हैं कि इसका अफेयर उससे चल रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं, इससे रूमर्स बहुत स्प्रेड होते हैं, अनयूजुअल टॉक्स बढ़ती हैं। लेकिन एक क्लेवर मैनेजर, अगर आप एक क्लेवर ऑफिसर हैं, क्लेवर मैनेजर हैं, क्लेवर प्रोफेशनल है, तो यू मस्ट नो द आर्ट टू डील विद दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन एंड आल्सो नो हाउ टू यूज़ इट फॉर द वेलफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए आपको बहुत सारी बातें इसमें पता लग जाती हैं कि लोगों के दिल में क्या चल रहा है, लोग इस पॉलिसी को लेकर कैसा फील कर रहे हैं, लोग कितने, मान लीजिए किसी को, अब देखिए इसमें कुछ पॉजिटिविटी भी आती है। किसी को मान लीजिए बहुत सारा अच्छा गाना आता है तो आप फिर उसको कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करा के अपने ऑर्गेनाइजेशन को विन करा सकते हैं। किसी की डिबेटिंग स्किल बहुत अच्छी है, वो आपको पता लगता है ना। दिस मे बी इन फॉर्म ऑफ गॉसिप्स अबाउट लव अफेयर बिटवीन 2 कोवर्कर्स एंड टर्मिनेशन एटसेट्रा। पर्पस क्या है इसका? कोई पर्पस है ही नहीं, पर्पसलेस होता है ये। इट एक्चुअली हैज़ ए नेगेटिव शेड, यूजुअली इसका बेसिकली नेगेटिव शेड होता है, अनप्रोडक्टिव और टाइम किलिंग होता है। एडवांटेज, क्लेवर ऑफिसर में गेट टू नो द माइंड सेट एंड हिडन टैलेंट्स ऑफ द एम्प्लॉयज़। क्लेवर ऑफिसर को लोगों के माइंड सेट का, लोगों के हिडन टैलेंट का, लोगों के मन में क्या स्ट्रैटेजी चल रही है किस चीज़ को लेकर, वो सब पता लगाने में मदद करता है। डिसएडवांटेज इसका बहुत है, रॉ इन्फॉर्मेशन कन्वे होती है ना, एक कच्ची इन्फॉर्मेशन, एक जो है एक कह सकते हैं हम एक इम्प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कन्वे होती है दैट मे मार द इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को मार करती है। मार का मतलब है खराब करती है, स्पॉइल करती है, हिट करती है, नहीं लिख पाए तो इसे हिट करती है, अटैक करती है। इट स्प्रेड्स रूमर्स एंड फॉल्स इन्फॉर्मेशन, इससे रूमर्स और फॉल्स इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होती हैं। तो ये हमारे फ्लोज ऑफ कम्युनिकेशन थे। बैरियर का टॉपिक ले लेते हैं। बैरियर 2 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज बैरियर। Barrier may be described as a situation that may cause any disturbance in effective communication. Effective communication में कोई भी ऐसी चीज़ जो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है, ऐसी सिचुएशन जो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है, वो ही बैरियर है। बैरियर वो सारे हिंडरेंसेस हैं, वो सारी ऑब्स्टिकल्स हैं। क्या है? हिंडरेंसेस हैं या ऑब्स्टिकल्स हैं, वो सारी रुकावटें हैं जो कम्युनिकेशन की क्वालिटी को स्पॉइल करती हैं और जो ऑडिबिलिटी को रिड्यूस करती हैं, सुनने को रिड्यूस करती हैं किसी भी एक रीज़न से या दूसरे रीज़न से। बैरियर के बहुत सारे टाइप हैं। इस तरह के डायग्राम बनाकर आइएगा। सबसे पहला होता है मैकेनिकल या टेक्निकल बैरियर। देखिए आज क्या है कि हमारा 80% 80 to 90% ऑफ आवर कम्युनिकेशन इज रिलाइज ओनली ऑन सम टेक्नोलॉजी और मैकेनिज्म। हमारा आज जितना भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो किसी ना किसी मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है, किसी ना किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहा है। अभी भी अगर हम आपसे बात कर रहे हैं तो ये आपका जो है क्या हो रहा है, ये टेक्नोलॉजिकली हम बात कर रहे हैं आपसे, है ना। ईमेल भेज रहे हैं तो आप टेक्नोलॉजिकली भेज रहे हैं।
तो बट इफ़ दैट मैकेनिज्म दैट कैरीज कम्युनिकेशन ब्रेक्स डाउन, अगर वही मैकेनिज्म जो कम्युनिकेशन को चला रहा है, अगर वही मैकेनिज्म टूट जाए, फेल हो जाए, फेल डाउन हो जाए, तो हमारा कम्युनिकेशन जो है रिसीवर तक प्रॉपरली नहीं पहुंचेगा। कुछ प्रॉपर टेक्निकल बैरियर हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंप्यूटर ब्रेकडाउन, इलेक्ट्रिसिटी और कंप्यूटर ब्रेकडाउन हो जाता है, वायरस अटैक हो जाता है कंप्यूटर पर, तो आपका बहुत सारा इंपॉर्टेंट डेटा जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फ़ोटोज़ आपके करप्ट हो जाते हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स जो है वो करप्ट हो जाती हैं। फ़ोटो फाइल क्या हो गया, फ़ोटो फाइल, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करप्ट हो जाती हैं। डिफेक्टिव टेलीफोन लाइंस हैं अगर आपकी, तो क्या होता है, अगर डिफेक्टिव टेलीफोन लाइंस में कभी कभी क्या है कि आवाज़ अच्छे से नहीं आती है, पुअर नेटवर्क है, पुअर नेटवर्क, पुअर साउंड स्प्रेड ऑफ द मीटिंग प्लेस का जो साउंड स्प्रेड सिस्टम है, अगर वो नहीं है अच्छा, तो भी जो है आपका कम्युनिकेशन सही से नहीं हो पाएगा। वीक और डिफेक्टिव माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन में आवाज़ सही नहीं आ रही है, इम्प्रॉपर माइक्रोफोन है, डिफेक्टिव माइक्रोफोन है, तो आप अपनी आवाज़ लोगों तक नहीं सुना पाएंगे, उसमें भी आपका कम्युनिकेशन प्रॉपरली कन्वे नहीं हो पाएगा। ठीक है, एटमॉस्फेरिक इम्पैक्ट ऑन टीवी रेडियो स्पेशली इन रफ वेदर, क्लाउडी वेदर, रेनी वेदर, जब रेन आती है, क्लाउड होता है, थंडरिंग होती है, तो रफ़ वेदर के कारण टीवी और रेडियो पर जो है आवाज़ जो है रैटलिंग करने लगती है और आप सुन नहीं पाते हैं ठीक से। कभी कभी क्या है, पुअर प्रिंटिंग क्वालिटी हो सकती है, इंक का स्प्रेड हो सकता है, ओवरलैपिंग ऑफ कलर्स हो सकती है। मान लीजिए हम ये वाइट सरफेस है, इस पर वाइट से ही लिख दें तो ओवरलैपिंग हो जाएगी, फिर आप जो है पढ़ नहीं पाएंगे ठीक से। इसके अलावा जो है आपका मैकेनिकल बैरियर में और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे प्रोटेक्ट, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आप मुझे बताइएगा। सिमेंटिक बैरियर, सिमेंटिक का मतलब पहले समझ लेते हैं। सिमेंटिक का मतलब होता है साइंस ऑफ लैंग्वेज, साइंस ऑफ लैंग्वेज। सिमेंटिक क्या है, सिमेंटिक जो है साइंस ऑफ लैंग्वेज है। तो क्योंकि लैंग्वेज, कम्युनिकेशन इज़ ऑल अबाउट लैंग्वेज, है ना, कम्युनिकेशन इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड विद लैंग्वेज, तो अगर सिमेंटिक बैरियर आते हैं तो ये बैडली डिस्टर्ब करते हैं कम्युनिकेशन की क्वालिटी को। कुछ सिमेंटिक बैरियर हैं जैसे इनसफिशिएंट वोकेबुलरी इन ए न्यू लैंग्वेज, ये आप सभी ने देखा होगा कि आपको आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं, थॉट्स आपके बहुत अच्छे हैं, बट अगर आपके पास प्रॉपर जो है क्या नहीं है, आपके पास प्रॉपर वोकेबुलरी नहीं है, प्रॉपर शब्द नहीं है अपने ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए, तो फिर आप सही से अपने ज्ञान को आगे प्रेषित नहीं कर पाएंगे, आप लोगों को सही से बता नहीं पाएंगे, आपके पास कितनी भी अच्छी नॉलेज क्यों ना हो। ठीक है, तो इनसफिशिएंट वोकेबुलरी। अब क्या होता है, होमोफोन, होमोनिम्स और इवन होमोग्राफ होते हैं, ये क्या होता है, ये भी कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। क्यों क्रिएट करते हैं? क्योंकि इनकी सेम साउंड होती है, सेम प्रोनाउंसिएशन होता है, बट स्पेलिंग अलग होती है, मीनिंग भी अलग होते हैं। ठीक है, तो जैसे सो और सो, वेदर वेदर, ऑफ ऑफ, है ना, फेयर फेयर, ये होमो, इस फेयर का मतलब मेला हो गया और इस फेयर का मतलब किराया हो गया, है ना, तो ये चीज़ें भी कन्वे करती हैं। अब डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन, डायलेक्ट और एक्सेंट, आपने देखा होगा भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर हर 20 किलोमीटर्स पर लैंग्वेज जो है बदल जाती है। लैंग्वेज नहीं भी बदलती है तो डायलेक्ट और एक्सेंट बदल जाता है। डायलेक्ट और एक्सेंट का मतलब है किसी भी लैंग्वेज में वहाँ का रीजनल टच होना। जैसे अब जैसे हम बिजनौर के हैं, मैं बिजनौर की हूँ, तो बिजनौर में थोड़ा जो है बदल आ रहे हैं। अब मैं पिलखुआ आई तो वहाँ पर क्या बोला जाता है, मेरे गैल चल। अब गैल का मतलब क्या है, मेरे साथ चल, लेकिन गैल तो वर्ड नया है, तो एक ही लैंग्वेज। अब जब भोजपुरी है वो अलग है तो हिंदी, लेकिन कहीं ना कहीं अलग है। ब्रज की भाषा बिल्कुल अलग है। लखनऊ में बहुत ही सॉफिस्टिकेटेडली आप क्या खाएंगे, आप क्या करेंगे, ऐसे बोला जाता है। वहीं मेरठ के लोग जो है वो क्या खाएगा बे, है ना, ऐसे बोला जाता है। तो डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन, डायलेक्ट और प्रोनाउंसिएशन में अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश का आप एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप भी इंग्लिश बोलते हैं, अमेरिकन्स और ब्रिटिश लोग भी इंग्लिश बोलते हैं, बट ब्रिटिश पीपल विल फाइंड डिफ़िकल्ट टू गेट टू नो व्हाट यू आर सेइंग, एंड वी इंडियन find very difficult to get to understand American accent, है ना। टेक्निकल jargons भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी
लाते हैं। टेक्निकल जर्गॉन्स का मतलब है टेक्निकल फ्रेज, टेक्निकल वोकेबुलरी भी कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है। फॉल्टी ट्रांसलेशन, कई बार आपको चीज़ें ओरिजिनल नहीं मिलती बल्कि ट्रांसलेशन फॉर्म में मिलती हैं, तो फॉल्टी ट्रांसलेशन जो है वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ट्रांसलेशन ही गलत है तो फिर आपको चीज़ें गलत ही मिलेंगी, है ना। अब आता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर पर। ऑर्गेनाइजेशन जहां हम काम करते हैं, अनफॉर्चुनेटली कई बार ये भी बैरियर पुट करती है। जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हैं, इम्प्रॉपर पॉलिसी मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट की पॉलिसी अच्छी नहीं है, अगर मैनेजमेंट का विज़न और मिशन अच्छा नहीं है, तो वो कभी भी अपने एम्प्लॉयज़ को ग्रोथ नहीं दे पाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर भी इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि रूल्स तो देखिए बहुत ज़रूरी हैं डिसिप्लिन लाने के लिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स जो हैं हार्ड हो जाते हैं, स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो भी बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम आ जाती है, बैरियर लग जाता है लोगों के काम करने में। मान लीजिए आपसे ये कह दिया जाए कि 2 महीने तक आप बिना किसी छुट्टी के काम करें, तो क्या ये पॉसिबल है? क्या आपकी एनर्जी ख़त्म नहीं हो जाएगी? क्या आपका जो है एंथुसियाज्म ख़त्म नहीं हो जाएगा? तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं बैरियर लगाती हैं। इसी के साथ साथ एक चीज़ है कि फास्ट चेंज इन रूल्स। अगर रूल्स रेगुलेशन में रोज़ चेंज हो रहा है ना, आपने एक बार मान लीजिए बहुत अच्छे से किसी भी रूल के अकॉर्डिंग चलने की आदत डाली, मीनवाइल अगले हफ्ते आपका टाइम टेबल, आपका एक एग्जांपल है टाइम टेबल में चेंज, फ्रीक्वेंट चेंज, मेन्यू में फ्रीक्वेंट चेंज हो गया, तो ये चीज़ें जो हैं आपको परेशान कर देती हैं। अभी ऑर्गेनाइजेशन में अगर फैसिलिटीज़ की लैक है, कमी है, जैसे इम्प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट है, इम्प्रॉपर वेंटिलेशन है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, आउटडेटेड वर्जन्स हैं कंप्यूटर के, अनहाइजीनिक कंडीशन है, इनसैनिटरी कंडीशन है, इनसैनिटरी टॉयलेट्स हैं, इनसैनिटरी कंडीशन है, नॉन एसी केबिन्स हैं, तो आपका सारा टाइम तो जो इन चीज़ों से लड़ने में ही चला जाएगा, है ना। डिपार्टमेंटल पॉलिसीज़ हैं, है ना। प्रॉपर इंसेंटिव की कमी, है ना। डिले इन सैलरी, डिले का मतलब होता है देरी, है ना। अगर आप देरी करते हैं सैलरी देने में, वेजेस देने में, रेमोनरेशन देने में, तो काम करने का उत्साह चला जाता है और लोगों को अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए कुछ और काम करना पड़ता है, या फिर सारे टाइम वो चिंता में लगे रहते हैं, माइंड उनका डाइवर्ट होता है। लूज ग्रिप ऑफ अथॉरिटीज़ की ग्रिप कमज़ोर होना, पकड़ कमज़ोर होना। देखिए ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा एक हायरार्की चलती है, अभी फ्लो भी हमने पढ़े थे। तो मान लीजिए आपने कोई प्रॉब्लम या कोई ग्रीवेंस अपने सीनियर से कन्वे करी, उस सीनियर का अपने सीनियर के ऊपर अगर ग्रिप अच्छी नहीं है, तो वो आपकी प्रॉब्लम को कभी भी सॉल्यूशन नहीं दे पाएगा। डिस्ट्रैक्टेड और नॉइजी एनवायरनमेंट, कई बार हमारा जो है एनवायरनमेंट बहुत नॉइजी होता है, डिस्ट्रैक्टेड होता है, तो ऐसे में भी जो है आप काम नहीं कर पाते हैं। कई बार ओवर डोमिनेटिंग बॉसी एटीट्यूड जो है ना, ओवर डोमिनेटिंग बॉसी एटीट्यूड, ओवर डोमिनेटिंग बॉसी एटीट्यूड जो है वो भी आपको अच्छे से, आपके एम्प्लॉयज़ को अच्छे से अपना काम नहीं करने देता। सुपीरियर्स और फियर, बॉस का ओवर फियर जो है वो भी बर्बाद कर देता है। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़, डिपार्टमेंटल पॉलिसीज़ भी आपको आगे बढ़ने नहीं देती, आपको अच्छे से अपनी बातों को कन्वे नहीं करने देती। एक इंफॉर्मेशन ओवरलोड भी हो सकता है इसमें, इंफॉर्मेशन का ओवरलोड होना, है ना, ये भी एक कारण आप डाल सकते हैं। और आप इसमें हायरार्क बस इतना ही रहने दीजिएगा। पर्सनल बैरियर पे बातें हैं। पर्सनल बैरियर्स बहुत सारे, प्लेंटी का मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, और जनरली ये इनहेरिटेड होते हैं बर्थ से, तो इसमें बहुत सारे एफर्ट्स की ज़रूरत होती है इसे ओवरकम करने में। कुछ मेन पर्सनल बैरियर हैं। बैकग्राउंड नॉलेज, देखिए किसी भी लेक्चर को समझने के लिए बैकग्राउंड नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू आर नॉट हैविंग बैकग्राउंड नॉलेज, यू विल फील वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट टू नो द डिलीवर्ड कंटेंट। एज ऑफ द लिसनर, कई बार जो है ओवर एज पर्सन या अंडर एज पर्सन अगर है तो वो भी चीज़ों को नहीं समझ पाता। अगर आप एक 91 साल के पर्सन के सामने ये बात करेंगे कि हम ये पूरी की पूरी बुक आपको 1 मिनट में मैं आपके मामा को भेज दूंगा, तो वो नहीं समझ पाएंगे। ऐसे ही बहुत छोटा बच्चा जो है वो साइंस टेक्नोलॉजी को नहीं समझ पाएगा। जेंडर बैरियर, भारत में जेंडर बैरियर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, क्योंकि ए गर्ल इज स्टैंड टू डू सम वर्क हाउस होल्ड कोर्स वाइल ए बॉय इज सपोज टू डू सम
सम अदर टाइप ऑफ वर्क्स। तो जब एक लड़के को बोला जाता है कि तुम चाय बना कर लाओ, तुम ये काम कर लो, तुम घर का काम कर लो, तो वो बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है। ऐसे ही जब लड़कियों को कहा जाता है कि वो बाहर का काम कर लें या जो है लाइट ठीक कर दें या फिर बैंक का काम करा लाएं, तो कई बार बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं। हालांकि आजकल तो ये सब एक्सेप्शनल है, आजकल लड़के बहुत अच्छा कुक बन रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा इवन ब्यूटिशियन का काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, सैलून बहुत अच्छा चला रहे हैं। तो आजकल तो ये चीज़ें एक्सेप्शनल हैं, लेकिन फिर भी फ्लाइटी माइंड ऑफ द लिसनर का माइंड अगर फ्लाइटी है, टेंस्ड है, टायर्ड है, फटीग है, तो भी वो अच्छे से चीज़ों को नहीं समझ पाएगा। तो फटीग जो है थकान, टायर्ड, टेंशन है ना, ये सब टेंशन। एक्सेस ऑफ सारो, हैप्पीनेस, एंगर, एक्साइटमेंट। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली एक्साइटेड हैं, आप ओवर सारोफुल हैं, आप हैप्पीनेस ओवर जॉयड हैं, है ना, तो आप एंग्री हैं, तो आप उस समय में सुनेंगे नहीं कोई भी चीज़। पुअर हेल्थ, वीक आई साइट, डिफेक्टिव हियरिंग। अगर हियरिंग डिफेक्शन है, डिफेक्टिव हियरिंग है, आई साइट वीक है, तो भी आप बहुत ज़्यादा अच्छे से कर नहीं पाएंगे। हार्श टोन ऑफ द स्पीकर, स्पीकर की टोन हार्श है, तो भी आप देखिए अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। सॉफ्ट टोन का होना, पोलाइट टेंडर टोन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी का एटीट्यूड ही बायस्ड है, प्रिजुडाइज्ड है, इम्पार्शियल डीलिंग है बॉस की, तो आप बहुत ज़्यादा कुछ कह नहीं पाएंगे। आप बहुत बार बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपको पार्शियलिटी के कारण से अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, वेटेज नहीं मिल रहा है, क्रेडिट नहीं मिल रहा है, तो आप आगे से काम करना छोड़ देंगे। आप कहीं ना कहीं मॉरल आपका डाउन हो जाएगा। साइकोलॉजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर में बहुत सारे एफर्ट की ज़रूरत होती है। साइकोलॉजिकल बैरियर में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ सकता है। अब आप मान लीजिए आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपको दूसरों को देखकर हमेशा इन्फीरियरिटी की कॉम्प्लेक्स आ जाती है। आप अपने को दूसरों से कम समझने लगते हैं, है ना, कम समझने लगते हैं, तो ऐसे में आप काम ही नहीं कर पाएंगे। एक होता है परफेक्शनिज्म। आपने अगर मन में ठान लिया है, आप अगर एक परफेक्शनिज्म की फीलिंग कि मुझे हर काम अच्छा ही करना है ना, परफेक्शन 100% एक्यूरेसी के साथ करना है, तो कई बार जब आप 100% एक्यूरेसी नहीं दे पाएंगे, इवन 99% पर सिकुड़ जाएंगे, तो भी आप ख़राब फील करेंगे। तो ये परफेक्शनिज्म की भावना होनी चाहिए, बट उतनी भयंकर रूप से नहीं होनी चाहिए। फ्रीक्वेंट मूड स्विंग, अगर आपके मूड स्विंग बहुत फ्रीक्वेंट हैं, आप पल में गुस्सा हो जाते हैं, पल में आप एंजाइटी में चले जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, तो भी आप बहुत अच्छे से अपनी बातों को कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे और सुन नहीं पाएंगे। फटीग है, अगर आपको हेडेक है, नर्वस ब्रेकडाउन है, हाइपरटेंशन है, डिप्रेशन है, तो भी आप जो है लोगों को कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे और ना ही उनकी बात सुन पाएंगे। आगे आता है स्टेटस बैरियर। जब आपका हायर और लोअर स्टेटस होता है, मतलब आप जब एक लोगों का हायर और लोअर स्टेटस जो है वो भी एक प्रॉब्लम जनरेट करता है, बैरियर जनरेट करता है। वो हायर और लोअर स्टेटस एक दूसरे के पास लोगों को नहीं आने देता है, क्योंकि आपने देखा होगा एक जब पॉलिटिशियन होता है वो बहुत ऑकवर्ड फील करता है एक रिक्शा पुलर से बात करते हुए। ऐसे ही जो एक कैंडिडेट रूरल बैकग्राउंड से आता है, वो एक मल्टीनेशनल कंपनी के ग्लैमरस एनवायरनमेंट को देखकर बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है और वहाँ चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाता। तो ये कुछ बैरियर थे। 7 C's मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं इस बार के लिए, 2025 के लिए। और देखिए सीमेंटिक बैरियर आप बहुत अच्छे से करिएगा। कौन से वाले? सीमेंटिक बैरियर बहुत अच्छे से करिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बात करते हैं 7 C's पर। 7 C's के लिए भी चार्ट बनाइएगा, है ना, बहुत अच्छा सा। आप मुझे चार्ट के आइडियाज़ भेज सकते हैं मेरे नंबर पर, दैट इज़ 9149227725। आपके चार्ट की अलग से वीडियो बनाई जाएगी। कंसाइसनेस, कंसाइसनेस का मतलब है टू बी शॉर्ट, प्रिसाइज। कंसाइसनेस के बारे में ये कहा गया है कि इट इज़ सैड दैट ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट। ब्रेविटी का मतलब भी छोटा है, संक्षिप्त होना ही विट की निशानी है, विट की आत्मा है, बुद्धिमत्ता की आत्मा है। ये फ्रांसिस बेकन ने कहा था, ये जरूर लिख कर आइएगा। तो कम्युनिकेशन मतलब
क्या मतलब है कि जितने ज़्यादा शॉर्ट हैं आप, उतने ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हैं आप, उतने ही ज़्यादा बुद्धिमत्ता से भरे हुए हैं। आजकल कोई भी व्यक्ति के पास इतना समय नहीं है कि आपके लंबे लंबे वीडियोस सुने। अब देखिए, आप यहाँ पर भी कोरिलेट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो एक्स्ट्रा लंबा हो जाएगा तो आप उसमें से आपका ध्यान खत्म हो जाएगा। तो कम से कम टाइम में मैं अगर आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना ज़्यादा आपको दे पाऊँ, आप उतना ज़्यादा अच्छे से सुनेंगे, उतना ज़्यादा पसंद आप वीडियोस को करेंगे। तो जो है आप अब समझ ही गए होंगे, कम्युनिकेशन हमारा कंसाइज होना चाहिए, क्रिस्प करारा होना चाहिए। क्रिस्प का मतलब होता है करारा, और टू द पॉइंट होना चाहिए, अप टू द मार्क होना चाहिए। टू द पॉइंट और क्या होना चाहिए, अप टू द मार्क होना चाहिए। ठीक है। टू मैनी वर्ड्स क्या होता है, टू मैनी वर्ड्स डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ द रीडर एंड राइटर बोथ। बहुत सारे वर्ड्स का यूज़ करने से रीडर और राइटर दोनों का अटेंशन मेन पॉइंट से, थीम से डाइवर्ट हो जाता है। तो वी शुड नॉट एक्स एग्रीगेट द थिंग्स, हमें एक्स एग्रीगेट नहीं करना है, बढ़ाना चढ़ाना नहीं है, हमें अप टू द मार्क रहना है। अगला आता है, देखिए इसमें कितनी सारी बातें हो गई, लेकिन की वर्ड है बस, कंसाइज, क्रिस्प, टू द पॉइंट, अप टू द मार्क, और एक्स एग्रीगेट, नॉट बीइंग एक्स एग्रीगेशन, और बस टू मैनी वर्ड्स। क्लैरिटी, क्लैरिटी का मतलब है कम्युनिकेशन हमारा इतना क्लियर हो जितना कि क्रिस्टल होता है। क्रिस्टल एक ट्रांसपेरेंट मेटल होता है जिसके आर पार हम देख सकते हैं। तो कम्युनिकेशन इतना ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल हो कि हम बहुत अच्छे से समझ पाएँ। इसमें कोई भी हिडन और डबल मीनिंग नहीं होना चाहिए, छुपा हुआ मीनिंग नहीं होना चाहिए। हिडन का मतलब छुपा हुआ है। कोई एम्बिग्यूटी नहीं होना चाहिए, कोई कन्फ्यूज़न अराइज ना हो। पढ़ने के बाद मीनिंग शुड बी क्लियर एट वन रीडिंग, मीनिंग एक ही बार में, एक ही रीडिंग में क्लियर होना चाहिए। कंप्लीशन, कम्युनिकेशन कंप्लीट होना चाहिए ऑल रेस्पेक्ट में। कौन कौन सी रेस्पेक्ट हो सकती हैं, कौन कौन से क्रम हो सकते हैं, किस किस संदर्भ में कंप्लीट होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन के संदर्भ में, डेटा के संदर्भ में कंप्लीट होना चाहिए, है ना। कंसाइज, अब देखिए ऊपर हमने बताया था छोटा होना चाहिए, तो कंसाइजनेस शुड बी अचीव्ड बट नॉट एट द स्टेक ऑफ कंप्लीशन। इसे बॉक्स में लिखिएगा। कंसाइजनेस तो अचीव करें, लेकिन कंप्लीशन को एट द स्टेक का मतलब दांव पर लगाकर अचीव नहीं करना है, कंप्लीशन भी रहना चाहिए। एन इनकम्प्लीट मैसेज लीव्स एन ए डल इम्प्रेशन ओवर द रिसीवर। इनकम्प्लीट मैसेज जो है वो सेंडर पर गलत इम्प्रेशन छोड़ता है, सेंडर की इमेज को इनकम्प्लीट मैसेज रिसीवर पर एक गलत इम्प्रेशन छोड़ता है और सेंडर की इमेज को मार करता है, बिगाड़ता है। करेक्टनेस, कम्युनिकेशन करेक्ट होना चाहिए सारे ही रिस्पेक्ट में, चाहे वो इन्फॉर्मेशन की रिस्पेक्ट में हो, डाटा की रिस्पेक्ट में हो, डाटा करेक्ट देना है। कई बार तो आपने क्या करा है कि आपने बोला बहुत अच्छा, लेकिन आपके डाटा इनकरेक्ट हो गए, है ना। स्टेटिस्टिक्स जो आपने बनाई, वो मतलब जो आपने तथ्य दिए, वो आपने तथ्य गलत दे दिए, तो बहुत गलत इंप्रेशन पड़ गया। तो कम्युनिकेशन करेक्ट हो, इन्फॉर्मेशन, डाटा, स्टेटिस्टिक्स के क्रम में, ग्रामर के क्रम में, स्पेलिंग के क्रम में और पंक्चुएशन के क्रम में। पंक्चुएशन का मतलब है कि अगर आपने कॉमा यहाँ लगा दिया तो गलत मीनिंग हो जाएगा, है ना। तो कॉमा को कॉमा की जगह पर लगाओ, फुल स्टॉप को फुल स्टॉप की जगह पर लगाओ। एरर फ्री होना चाहिए और मीटर्ड और मेजर्ड टोन में, नपे तुले क्रम में। मीटर्ड और मेजर्ड टोन बहुत अच्छा वर्ड है, मीटर्ड और मेजर्ड टोन में हो, स्टाइल उसका मीटर्ड और मेजर्ड हो। कर्सी, कर्सी बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्सी का मतलब है पोलाइट होना, सॉफ्ट होना, मैनर्ड होना, एटिकेट्स होने चाहिए। सॉफ्ट टोन जो है वो ऑटोमेटिकली रिसीवर का अटेंशन ग्रैब करती है और उनका कॉन्फिडेंस विन करने में मदद करती है। सॉफ्ट होने के लिए आप कुछ पोलाइट टैक्टिक्स का यूज़ कर सकते हैं, सॉरी, थैंक यू, सो काइंड ऑफ यू। यू एटीट्यूड का मतलब है कि आप कस्टमर को फील कराएं हाउ मच इम्पॉर्टेंट ही और शी इज़ for you. Consideration, consideration का means है consider the other person and to address them, putting you in their place, in जो है consideration का मतलब है दूसरे व्यक्ति को valued feel कराना, to make other person, to make other feel valued, important, कुछ ना लिखा जाए तो important feel कराना। उनको एड्रेस करना, अपनी जगह उनको रखकर एड्रेस करना। इन अदर वर्ड्स, यू टॉक टू समवन इन ए वे यू वुड वांट समवन टू टॉक टू यू। लोगों से ऐसे व्यवहार करना, लोगों से ऐसे ट्रीट करना जैसे तुम खुद के साथ व्यवहार करते हुए देखना चाहते हो। टू जज अदर्स द वे यू वांट टू बी जज्ड, टू ट्रीट अदर्स द वे यू वांट टू बी ट्रीटेड, टू रेस्पेक्ट अदर्स द वे यू वांट टू बी रेस्पेक्टेड। बीइंग कॉन्सिडरेट मीन्स टू बी एम्पैथेटिक। कंसिडरेट होने का मतलब है एम्पैथेटिक फील करना, योर पेन माई पेन वाला फीलिंग लाना। टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स, उनकी
प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना, टू पे रिगार्ड टू देयर इंटरेस्ट, बेनिफिट एंड डिग्निटी, उनके डिग्निटी को, उनके इंटरेस्ट को इम्पोर्टेंस देना, रिगार्ड देना, उनके बेनिफिट का ख्याल रखना। कॉन्क्रीटनेस, कॉन्क्रीटनेस का मतलब है, कॉन्क्रीट का मतलब है सुदृढ़ होना, कॉन्क्रीट का मतलब सीमेंट और कॉन्क्रीट वाला कॉन्क्रीट ही है ये, उसका मतलब है सुदृढ़ होना, स्ट्रांग होना। अब कैसे हो पाएंगे? स्पेसिफिक होकर, मीनिंगफुल होकर, फोकस्ड होकर, पर्पोसिव होकर। आप कोई भी बात कह रहे हैं तो वो पर्पसफुल होनी चाहिए, पर्पोसिव होकर, है ना। बीटिंग अबाउट द बुश, आपको बीट अबाउट द बुश नहीं करना, इधर की बात उधर नहीं फेंकनी है, बढ़ा चढ़ा कर बात नहीं करनी है, बल्कि यू हैव टू स्ट्राइक ऑन द पॉइंट, आपको पॉइंट पर जोर देना है, फैक्चुअल होना है, ऑथेंटिक होना है। तो इस तरह से ये हैं। अब देखिए कोड, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए, ये पूरा ही 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कोड मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है 2025 के लिए, कोड और कंटेंट दोनों ही। कोड क्या है? सिस्टम ऑफ वर्ड्स है, लेटर्स या साइंस का सिस्टम है, जिनको अगर हम कंबाइन कर दें तो वो एक मैसेज कन्वे होता है, इधर इन सीक्रेट फॉर्म या फिर शॉर्टर फॉर्म या फिर मोर कन्वीनियंट फॉर्म। तो या तो सीक्रेट फॉर्म में इधर ऐसे बनाकर लिख दीजिएगा, इधर इन सीक्रेट फॉर्म और इन शॉर्टर फॉर्म और इन मोर कन्वीनियंट फॉर्म। तो कोड क्या है? एक सिस्टम ऑफ वर्ड्स है, सिस्टम ऑफ लेटर्स और साइंस है, जिनको कंबाइन कर दिया जाए तो एक मैसेज कन्वे होता है, या तो वो सीक्रेट फॉर्म में होता है या शॉर्टर फॉर्म में होता है या कन्वीनियंट फॉर्म में होता है, जिससे रीडर्स को समझना आसानी हो। द मैसेज वॉज रिटन इन ए कोड, मैसेज जो है एक कोड में लिखा गया है। अब ये कोड क्या हो सकता है? गुड नाइट, फेवरेट, है ना, ठीक। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कोड में बी डिफाइंड एज एन ग्रुप ऑफ सिम्बल्स, ये एक सिम्बल्स का ग्रुप है, दैट कैन बी स्ट्रक्चरल इन ए वे दैट इज मीनिंगफुल, दैट हेल्प्स द रीडर टू अंडरस्टैंड। तो कोड क्या है? एक ग्रुप ऑफ सिम्बल्स है, जिसको इस तरह से ऑर्गेनाइज करा गया है, इस तरह से स्ट्रक्चर करा गया है ताकि वो मीनिंगफुल बन जाए, है ना। कोड क्या है? ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है, सेट ऑफ प्रोसीजर है, इन एलिमेंट्स को मीनिंगफुली कंबाइन करने के लिए। कंटेंट क्या है? कंटेंट एक मैसेज है जो एक पर्पस के लिए डिलीवर करा जाता है। कंटेंट जो है एलिमेंट भी होता है, कंटेंट में स्ट्रक्चर भी होता है। जब एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करा जाता है तो उसका कुछ ऑर्डर और स्ट्रक्चर होता है। जैसे मान लीजिए अभी इस वीडियो का ये स्ट्रक्चर है कि पहले लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, फिर शॉर्ट आएंगे, तो इस तरह से। स्टिमुलस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टिमुलस कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको रिएक्ट करने के लिए स्टिमुलस करती है, यानी कि स्टिमुल करती है, यानी कि आपको उकसाती है ना, प्रोवोक करती है। जैसे स्मेल ऑफ फूड से आप टेम्प्ट हो जाते हैं, लालच में आ जाते हैं कि आपको वो फूड लेना ही है। कहीं से बहुत अच्छे खाने की खुशबू आ रही है तो वो खाने की खुशबू क्या है? आपको खाने के लिए प्रेरणा दे रही है। स्टिमुलेशन का मतलब प्रेरित करना, है ना। तो स्टिमुलस क्या है? कुछ एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक्शन करने के लिए, रिएक्शन करने के लिए कॉज करती है, जो आप कारण बनती है। रेस्पॉन्स क्या है? रिएक्शन है, फीडबैक है। रिसीवर का फीडबैक है ऑन रिसीविंग द मैसेज ऑफ हाउ मच ही कुड अंडरस्टैंड द डिलीवर्ड मैसेज। तो रिस्पॉन्स क्या है? रिएक्शन या फीडबैक है रिसीवर का, किस बारे में है? जब वो मैसेज रिसीव करता है, किस बारे में कि उसको कितना % मैसेज समझ में आ गया। रेस्पॉन्स में भी रिकॉर्डेड इन फॉर्म ऑफ फीडबैक फॉर्म, रिस्पॉन्स को हम फीडबैक फॉर्म के रूप में रिकॉर्ड कर सकते हैं, ग्रीवेंस प्रोसीजर के फॉर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं, सजेशन बॉक्सेस के फॉर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं। वॉवेल साउंड, ये बहुत अच्छी तरह से जाना गया है कि 5 वॉवेल्स हैं, ए ई आई ओ यू, लेकिन वाई भी कभी कभी वॉवेल में काउंट होता है, सेमी वॉवेल के रूप में जाना जाता है। अब एक वॉवेल साउंड जो है वो फ्री फ्लो ऑफ द ब्रीथ आउट ऑफ द माउथ। वॉवेल साउंड की खासियत ये है कि वो माउथ में जब ब्रीदिंग करते हैं तो हम फ्री फ्लो में करते हैं, है ना, खुलकर बोलते हैं। जबकि कॉन्सोनेंट साउंड में क्या होता है, अभी वो भी बता देते हैं। अब इन 5 को छोड़कर 21 अल्फ़ाबेट जो हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, वो कॉन्सोनेंट होते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड्स को ये देखिए बॉक्स में लिखिएगा। वॉवेल साउंड जो है वो फ्री फ्लो में ब्रीद आउट ऑफ द माउथ, माउथ के से जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो फ्री फ्लो में प्रोड्यूस करी जाती है। कॉन्सोनेंट साउंड आर प्रोड्यूस बाय ब्रीफली स्टॉपिंग द एयर फ्लो। कॉन्सोनेंट साउंड में क्या होता है कि एयर फ्लो को हमें थोड़ा सा स्टॉप करना होता है। तो ये दोनों इसमें अंतर भी हैं।
टोन, टोन जो है क्वालिटी ऑफ द वॉइस है, वॉइस की क्वालिटी है जो स्पीकर की फीलिंग, मूड, एटीट्यूड, इंटेंशन, इन सब को एक्सप्रेस करती है। टोन एटीट्यूड को बताती है कि वो कूल है, एंग्री है या होस्टाइल है। होस्टाइल के मतलब विरोधी है, अपोनेंट है। आवर टोन शुड बी सॉफ्ट, हमारी टोन सॉफ्ट होनी चाहिए, पोलाइट होनी चाहिए, मैनर्ड होनी चाहिए, है ना। हार्श टोन जो है अप्रिशिएट नहीं की जाती, बॉक्स में लिखेगा, ये कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस राइजिंग टोन, अब आते हैं राइजिंग टोन पर। स्पीकर जब लोअर नोट पर बोलता है तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, इंटोनेशन कहते हैं राइजिंग और फॉलिंग टोन पर, ये भी आ जाए तो आप परेशान मत होना। जब स्पीकर लोअर नोट में बोलना शुरू करता है लेकिन धीरे धीरे हायर नोट में आता जाता है, जब वो लास्ट में एंड ऑफ द सेंटेंस तक पहुंचता है तो वो ये राइजिंग टोन होती है। राइजिंग टोन कहाँ होती है? यस नो क्वेश्चन में, WH टाइप के क्वेश्चन में, WH टाइप के क्वेश्चन में, व्हाट, विच, when, इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर देने में। इन जनरल इट इज़ आल्सो यूज्ड इन मेकिंग पोलाइट रिक्वेस्ट, ये पोलाइट रिक्वेस्ट को बनाने में और इनविटेशन एनकरेज करने में यूज़ होती है। WH टाइप के क्वेश्चन में, यस नो के क्वेश्चन में यूज़ होती है। फॉलिंग टोन में क्या होता है? जब स्पीकर जो है हायर नोट में शुरू करता है लेकिन ग्रेजुअली लोअर नोट में शिफ्ट करता है तो वो फॉलिंग टोन होती है। ऑर्डिनरी स्टेटमेंट में ये यूज़ होती है, बिना किसी इमोशनल इम्प्लीकेशन के। जहाँ पर इमोशनल इम्प्लीकेशन नहीं होते, ऑर्डिनरी स्टेटमेंट होते हैं, वहाँ पर यूज़ होती है। कमांड इशू करने में यूज़ होती है, जब हम कमांड देते हैं। ऑर्डर पास करने में यूज़ होती है। इंस्ट्रक्शन पास करने में यूज़ होती है, पासिंग इंस्ट्रक्शंस, है ना। इट इज़ यूज्ड इन सेंटेंसेस बिगिन विद क्वेश्चन वर्ड्स, जहाँ पर क्वेश्चन वर्ड्स वाले सेंटेंसेस होते हैं वहाँ पर ये यूज़ करा जाता है। तो इस तरह से ये हमारा वीडियो था। आई होप यू वुड लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो काइंडली सेंड योर सजेशंस, काइंडली सेंड योर मैसेजेस। अगर हम फिर भी बात करें इस वीडियो के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर, एक बार जाते जाते फिर से नज़र डाल लेते हैं। तो देखिए मुझे जो है वो रोल एंड पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। फ्लो मुझे इंपॉर्टेंट लगा बहुत ज़्यादा। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन मुझे इंपॉर्टेंट लगा। बैरियर में मुझे सिमेंटिक बैरियर अच्छे लगे। आई होप यू वुड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए वेरी नाइस टाइम, हैव ए वेरी नाइस एग्जामिनेशन एक्सपीरियंस। बाय बाय। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।